मेरा ये सवाल है कि ये गेम आपने चुनी क्यों? इसमें क्या है कि ऑप्शंस बहुत है बाहर जाने के। लोग फिर मुझे पूछेंगे, मेरी फैमिली में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। तो ऐसा क्या कि भाई आपको वही स्पोर्ट समझ आ रहे हैं जो बाकी सबको समझ नहीं आ रहा? पहला था कि मैं पढ़ना नहीं पड़े तो खेलती थी। दूसरा था कि मुझे बाहर जाने को मिलेगा तो मैं खेलती हूँ। उस टाइम पे तो बहुत क्रेज था कि भागना है, बस भागना है। तो मैं भागती थी। फिर पता चला कि स्पाइक्स चाहिए रहते हैं, फिर स्पाइक्स लिए। नंगे पाँव नहीं दौड़ सकती? हाँ अच्छा। और एक ऐसे 3 किलोमीटर रनिंग थी नॉर्मल, एक प्राइवेट एसोसिएशन से मैं वहाँ भागी थी। तो उसमें होता है चिप वाला सीन होता है, आपके विब नंबर मिल गए, उसमें चिप होता है और विदाउट चिप होता है। तो वो गलती से मैंने विदाउट चिप कर लिया और उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। तो मैं उस टाइम पे बहुत मैं मानता हूँ कि जब आप बाहर भी खेलने गए होंगे तो वहाँ पर काफी लेडीज भी काफी यानी स्ट्रांग और स्टर्डी है ना। आप उतनी हाइट नहीं है, उतना वेट नहीं है, आपने मैनेज कैसे किया? बड़े इंसान के नीचे गिर जाओ तो वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। ये सब आप कर रहे थे और आपकी फैमिली आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रही थी इन सब चीजों में? गाँव का तो कोई सपोर्ट था नहीं, मेरे मम्मी पापा ने ही अकेले चीजें संभाली है। इंडियन प्लेयर्स के माइंडसेट में यानी दिमागी तौर से ट्रेनिंग फैसिलिटीज में उसमें क्या डिफरेंस देखा? एक स्क्वाड में हो, अगर आपने बुरा परफॉर्मेंस किया तो आप उस स्क्वाड से हटके बी स्क्वाड में चले जाओगे। हमारे में क्या है कि वही लोग सीनियर लेवल पे खेल रहे हैं, वही लोग जूनियर लेवल पे। तो बेसिकली पॉलिटिक्स है। और पैसा कितना है स्पोर्ट में? पैसा भी हर स्टेट में नहीं है, हर प्लेयर को नहीं है। अभी हम लास्ट टाइम एशियन गेम गए थे तो सारी टीम को सिर्फ पार्टिसिपेशन का 11 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसे मिला है। हम 3 लड़कियां थी दिल्ली टीम से, हमें 1 रुपये भी नहीं मिला। 2 दिन पहले घर जाना था और वो 2 दिन पहले मेरी नी ट्विस्ट हुआ। बहुत ज़्यादा साउंड आया पॉप का, पर जो पेन हुआ मुझे पता लग आ गया कि मेरी इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो मैंने 3 मंथ प्री रिहैब किया, फिर उस रिहैब में मेरी दोबारा ट्विस्ट हो गया नी। जय हिंद व्यूअर्स, हम लोगों ने एपेक्स कॉन्वर्सेशंस शुरू की हैं और जिसमें हम लोग वेरिड फील्ड्स के गेस्ट्स को बुलाते हैं क्योंकि कॉन्वर्सेशंस लंबी हैं और आप कई बार पूरी टाइम की पॉसिटी के कारण कॉन्वर्सेशंस देख नहीं सकते। तो आप शिवेंद्र कन्वर क्लिप्स में जाकर वो कॉन्वर्सेशंस के इंपॉर्टेंट हिस्से देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एपेक्स कॉन्वर्सेशंस के एक और एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं शीतल शर्मा जी। जो इंडियन वुमेन्स रग्बी टीम की कैप्टन है और आज हमसे बातें करेंगी अपने स्पोर्ट के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में और उस एक्सपीरियंस के बारे में कि एक ऐसा स्पोर्ट जिसके बारे में शायद बहुत लोग इस देश में जानते भी नहीं है, उसको खेलना स्पेशली एज अ वुमन, वो एक्सपीरियंस कैसा है और उनकी वो स्टोरी क्या है, ये आज हम जानेंगे। मेरे साथ हैं कर्नल शिवेंद्र प्रताप सिंह कंवर और मैं उनका छोटा भाई विहान सिंह। शुरू करें? यस विहान, लेट्स रॉक एंड रोल। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपकी फेवरेट फिल्म चक दे इंडिया है? नहीं, ऐसा कोई फेवरेटिज्म नहीं है मेरा कि, बट हाँ जैसे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग और कोई इंस्पायरिंग स्टोरी रहती है वो अच्छी लगती है, बट कोई ऐसे फेवरेट नहीं है। अच्छा। फेवरेट एक्टर? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, वेरी गुड। तो मुझे एक बार ना, मुझे सर तो जैसे रग्बी थोड़ा बहुत खेले हुए हैं आर्मी में, तो अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको पता है रग्बी क्या है, सर को पता है रग्बी क्या है। नहीं, मुझे रूल्स नहीं मालूम, हम तो मुक्के मारने के लिए बट हिसाब जैसे से। हमारे आर्मी की टीम है। हाँ, आर्मी की टीम है, और हाँ। खेलती लेकिन है वो। क्योंकि मैं बता देता हूँ व्यूअर्स को भी और वैसे भी, सो स्पेशल फोर्सेस में बोले जाता है तीन अगर तुम तगड़े बंदे हो या जो भी हो तो 3 चीज़ें में तुम तगड़े होने। एक बॉक्सिंग स्पोर्ट है जिसमें आपकी जान लगती है, एक है क्रॉस कंट्री, फौज की क्रॉस कंट्री 12-13 किलोमीटर की होती है, और थर्ड इज़ रग्बी। तो हमारे जब प्रोबेशन भी चलती थी स्पेशल फोर्सेस की, तो गेम्स और जो शाम का टाइम होता था तो प्रोबेशनर्स को यही तीनों गेम्स खिलाई जाती थी। या तो रनिंग पे ले जाते थे या फिर रग्बी खिलाएंगे, बिकॉज इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट। सो दैट्स हाउ आई हैव प्लेड। पर मेरे को रूल्स ज़्यादा नहीं मालूम है, आई डोंट, यानी मैं फॉलो नहीं करता गेम को, बट मैंने खेली हुई है कि मेरे को बॉल लेकर उधर जाना है और हमारा बिल्कुल सिंपल रूल था इधर या 2-4 को मारा हो या पीछे वापस ले आओ, तो इट वाज दैट। सो जो रूल्स की आप बात कर रहे हो वो शी विल टेल यू बेटर। ओके, Yes. तो आज की जो टेबल है इसमें आप वो जो एक्सपर्ट है रग्बी में, सर हैं जिनको थोड़ा बहुत रग्बी के बारे में पता है और मैं एकदम अनपढ़ हूँ, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ कि रग्बी जो स्पोर्ट है ये क्या है, कैसे खेला जाता है, कितने लोगों के बीच में खेला जाता है, कैसे जीता जाता है? जी।
और अगर इसकी कोई हिस्ट्री की कहाँ से शुरू हुआ और ये सब सो अगर आप- बेसिकली थैंक यू सर कि आपको रग्बी पता है और ऐसा नहीं, first मेरी time रग्बी हुआ है- थोड़ी मतलब ऐसे Bollywood आप जानते style हो वाली जी रग्बी। कि फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मैं किनसे मिली हूँ और उन्हें रग्बी के बारे में इतना पता हाँ, है मेरे को कि वो मालूम है, खेलते generally, हैं। हाँ, हाँ। तो वो बहुत अच्छा लगा। और रग्बी बेसिकली क्या है, 2 फॉर्मेट में खेली जाती है, 7 असाइड और 15 असाइड। ठीक है। तो 7s में आपके ऑन फील्ड 7 प्लेयर होंगे और 15s में ऑन फील्ड 15 प्लेयर होंगे, players बाकी सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो फॉर्मेट सेम रहता है, बाकी जैसे पेनल्टीज, उनके रूल्स वो थोड़ा डिफरेंस रहता है, टाइम उनका डिफरेंस रहता है। 7s आपका 14 मिनट का होगा जिसमें आप 7 मिनट के खेलोगे और 15s आपका 80 मिनट्स का रहता है, उसमें 40 मिनट्स आपको खेलने पड़ेंगे। उसमें पोजीशंस अलग होती हैं। 7s में 7 प्लेयर होते हैं तो स्क्रम हाफ, फ्लाई हाफ, 3 फॉरवर्ड, सेंटर, विंगर होते हैं। 15s में ये पोजीशंस है। ये पोजीशन अच्छा। है। और 15s में भी यही होते हैं, फ्लाई हाफ, सेंटर, बट उसमें फॉरवर्ड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो फॉरवर्ड्स ज़्यादा होंगे। 8 फॉरवर्ड्स का पैक रहेगा, बाकी 7s उनके बैक्स रहेंगे। ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पे जो आप फॉरवर्ड की बात कर रहे हो, ऐसे स्ट्राइकर जो होता है फुटबॉल में, वैसा टाइप की चीज है कि Center जी, forward, जी, वो जी, something जी, of that. जी, ठीक जैसे जो बैक्स लाइन होगी वो अटैक करेगी और फॉरवर्ड लाइन होगी वो उन्हें रोकती है हिट के लिए, यार्ड गेन करने के लिए, वो सब फॉरवर्ड्स का काम होता है। ये सब समझाना मुझको कुछ नहीं पता, यार्ड गेन वार्ड जी गेन जी, क्या है। तो ठीक बेसिकली है। यार्ड गेन होता है कि आपने बॉल लिया, बॉल कैरियर है, भाग रहा है, वो फोर्सफुली अंदर जा रहा है और पीछे से 3 बंदे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके फॉर्मेट्स होते हैं, 3 के सेट पे उन्हें खेलने होते हैं। फिर क्विक बैक्स लाइन चलती है और फ्लाई हाफ से सेंटर, सेंटर से विंगर, फुल बैक, ये पोजीशन होती है, वो अपने मूव्स करते हैं और लाइन आपने जो पूरा बॉल कैरियर, तो एक तो ये है कि रग्बी में बॉल हाथ में पकड़ी होती है, बंदे जी। ने ऐसे पकड़ रखी हाँ, होती है। ऐसे डब्ल्यू शेप में फॉर्मेशन होती है इसकी। ठीक है। आपको बॉल ऐसे ग्रैब करनी होती है और पास देने के लिए बैकवर्ड पास देना होता है, फॉरवर्ड अलाउड नहीं अच्छा, होता आप आगे की तरफ बॉल नहीं फेंक जी। सकते रग्बी में। मेन रूल है कि आपको बैकवर्ड ही पास देना है, साइडवेज Backward साइडवेज और बैकवर्ड, आपके अच्छा। पैरेलल या तो पीछे। और पीछे मतलब ऐसे निकालनी है कि जी, आप ऑफलोड, इसे ऑफलोड कहते हैं। अच्छा। ऑफलोड निकाल सकते हो, बॉल देके आप फॉलो थ्रू कर सकते हो, डायरेक्ट पास, और आपके हाथ दोनों उनके लेवल पे। ठीक है। लेकिन कई बार किक भी मारते हैं। हाँ जी, किक भी मारते हैं और किक भी अलाउ है। तो किक के भी वेरिएशंस होते हैं, टेरिटरी किक होता है यार्ड गेन करने के लिए, ग्रबर किक होता है ग्राउंडेड। आप आपके प्लेयर आपके अवेलेबल है तो आप ऑप्शन क्रिएट करते हो उनके लिए कि मैं किक कर रहा हूँ, तू चेस कर। तो वो ग्रबर हो गया, टेरिटरी हो गया, ड्रॉप गोल हो गया, ड्रॉप किक है। कन्वर्जन भी हमारे किक से ही होती है, तो उसके 2 पॉइंट कन्वर्जन मिलते हैं। बोले तो आप ट्राई लाइन पे ट्राई कर रहे हो, एक लाइन होती है 5 मीटर पे, आप एच होता है, आपने एच देखा होगा। हाँ, और जिसके अंदर बीच में मारनी होती है आपको। हाँ, उसके 2 पॉइंट मिलते हैं। Okay. और उसके नीचे एक लाइन होती है, उसमें अगर आपने बॉल को टच किया, टच डाउन कहते हैं हाँ जिसे। जी, टच ठीक है। डाउन जिसे कहते हैं, उसके 5 पॉइंट मिलते हैं। और उसी के बाद आपने उस पोल के बीचों बीच उस एरिया को आपको एक मार्क मिला जाएगा, उस एरिया से आपको पोल के बीचों बीच कन्वर्ट करना है, उसके 2 पॉइंट। तो टोटल अगर आपने ये पॉइंट कमाए तो आपको 7 स्कोर मिलते हैं। ठीक है। जी तो अच्छा, तो एक बार ना ये वाली चीज मैं समझ लेता हूँ, उसके बाद मैं एकदम स्टार्टिंग से शुरू करूंगा कि रग्बी का मैच शुरू कैसे होता है। जी। और कोई भी एक एग्जांपल पकड़ लेंगे, जैसे मैं पढ़ा था तो रग्बी 7। अच्छा, आप जो कैप्टन हो, आप रग्बी 7 के हो, 15 के हो कि दोनों के? 7s के अभी। आप 7s के हो। रग्बी 15 की अलग टीम है। जी, 15s में भी हम खेलते हैं। यानी तो- विमेन 15 खेलती है। जी, मैंने फर्स्ट टाइम डेब्यू किया था 15s में ही। ओके तो मेरा जो 2019 में इंडिया रिप्रेजेंट मैंने 15 साइड में किया था, देन 7s, अब कंटिन्यू 7s खेल रहा है। 15s का क्लब टूर्नामेंट ज़्यादा होता है, बट अभी इंडिया लेवल पे टूर्नामेंट अभी कम है 15s के। समझा। जी तो मतलब जो रग्बी 7s है वो क्रिकेट के T20 टाइप है थोड़ा, कि छोटा मैच है, ज्यादा तेज मैच है, जी जी, फास्ट और स्पीड ज्यादा फास्ट है। ठीक है, ठीक है। अब पहले एक बार ये टचडाउन और कन्वर्जन में समझ लेता हूँ। टचडाउन हो गया कि भाई दूसरे, हम आधे आधे में फील्ड बटा होगा, मैं अपनी साइड से दूसरी साइड के इस टचडाउन वाली लाइन के पार ले गया बॉल और जमीन पे चिपका दी, जी, ऐसे और छू दी, वो छोड़नी नहीं है, आपको सिर्फ टच करनी पड़ेगी। छू दी, जी, तो ये टचडाउन हो गया, इसके मुझे 5 पॉइंट मिलेंगे। और अब मैंने इसको ऐसे फेंक भी दिया। फेंकना नहीं, किक अच्छा करनी है। अच्छा, जमीन पे रख के आप लात मार के उड़ा जी, देंगे। ऐसे बॉल को ग्राउंड से ड्रॉप करना है और उसे ही विदिन सेकंड आपको किक करनी है और वो बॉल के बीचों बीच समझा। उसे ड्रॉप बॉल। अब अगर मैं जब टच डाउन कर रहा हूँ उतने में मेरे ऊपर लोग कूद गए तो अब मैं कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे आप। वो एरिया में कहीं भी, कोई सी भी एरिया,
70 मीटर का जो विड्थ है उस एरिया में कहीं भी आप गोल को मतलब बॉल को टच डाउन करते हो वो 5 स्कोर मिलेंगे ही हाँ, मिलेंगे। वो तो मिल गए। चाहे आपके ऊपर लोग आ रहे हैं या आपने डायरेक्ट जाके भागकर कर दिया, वो 5 स्कोर मिल गया। उस एरिया पे आपने अगर 20 मीटर साइड में किया है तो उस 20 मीटर साइड के 10 मीटर में आपको एक एरिया मार्क मिला जाएगा, उधर से आपको कन्वर्ट करना है। अच्छा, उस टाइम पे मुझ पे कोई कूद नहीं सकता। चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, तो वो अब अमेरिकन फुटबॉल में होता है। अच्छा, वो अमेरिकन फुटबॉल है। अमेरिकन फुटबॉल रग्बी जैसी दिखती है क्या थोड़ी बहुत? सिमिलर है, ठीक है। जैसे टैकल है, बॉल पासिंग है, पर उसमें आप कहीं भी कोई सी भी डायरेक्शन पे बॉल दे सकते हो। अच्छा, ओके। रग्बी में नहीं पर दे उसमें वो बॉडी आर्मर क्यों पहनते हैं, उसमें हेलमेट पहनते हैं, वो सब रीजंस क्या सेफ्टी है? गार्ड है, क्योंकि उसके कोई रूल नहीं है, आप कहीं भी कैसी भी टैकल मार सकते हो। और अच्छा, हमारे रग्बी में रूल्स है। आप वेस्ट से ही, जैसे आपका टोर्सो है, आप उधर ही टैकल मार सकते हो, उसके ऊपर आपका हाई टैकल, उसमें आपको येलो कार्ड, रेड कार्ड, बाहर बैठना पड़ेगा। तो अमेरिकन फुटबॉल में कोई रूल नहीं है, आप कोई सी भी डायरेक्शन पे जा तो यानी अमेरिकन फुटबॉल ज्यादा डेंजरस है। जी, इसलिए उसकी सेफ्टी के लिए इतने बड़े बड़े हेलमेट और शोल्डर पैड्स और वो शोल्डर सब। पैड हम भी पहनते हैं, ओके। बट हम लोग के फॉर्म जो होते हैं वो थोड़े लाइट रहते हैं। लेकिन जब मैंने रग्बी प्लेयर्स को देखा खेलते हुए, वो तो सिर्फ अपनी जर्सी जो होती है आपकी और शॉर्ट्स में, निक्कर में, यानी दे प्ले इन दैट। मेरे को कोई गार्ड नजर नहीं आया कोई। क्योंकि बहुत उनके फॉर्म जो होते हैं बहुत ही लाइट रहते हैं। अच्छा, लाइट रहते हैं। बिकॉज ऑफ उनके शोल्डर सिक्योरिटी के लिए। अदरवाइज जैसे उनका एक प्रॉपर टेक्निक है, रूल है, तो इतनी इंजरीज के चांसेस उस टाइम पे नहीं रहते। समझ। ओके। तो ये भी एक बार, ये भी मैं नोट कर लेता हूँ, उसको बाद में समझेंगे टैकल वाली चीज़। ठीक है, अब शुरू करते हैं एकदम जीरो से कि रग्बी का गेम शुरू कैसे होता है। रग्बी का गेम जैसे टॉस हुआ, हम लोगों ने फील्ड और किक ऑफ लेते हैं, हमसे रेफरी पूछते हैं कि आपको फील्ड चाहिए या किक ऑफ। तो हम लोग किक ऑफ ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें क्या किया मतलब बताया जाता है कि जो किक ऑफ करते हैं, अगर उन्होंने बॉल रिसीव कर लिया तो मोमेंटम हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है। तो बेसिकली सारी टीम किक ऑफ ही लेना चाहती है। तो हम एक लाइन पे, सेंटर लाइन पे खड़े हैं, हमारा एक किकर है, वो ड्रॉप किक करेगा और अपोनेंट टीम रिसीव करती है। अगर अपोनेंट टीम ने रिसीव कर लिया तो गेम उनसे स्टार्ट होगा, या अगर हमारी ही टीम ने उसे चेज करके रिसीव कर लिया तो गेम हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो एक बार ये समझाओ, किक ऑफ में बॉल, लेट्स से हम टॉस जीत गए, हमने किक ऑफ चूज किया, अब हमारे पास, हमारे किकर के पास बॉल है और ये हाफ लाइन पे खड़ा होगा। हाँ जी, हाफ लाइन पे वो फील्ड के किकर हाफ लाइन में खड़ा होगा और बाकी के जो प्लेयर है 6 वो किकर से पीछे खड़े रहेंगे। ठीक है, अब वो बॉल को किक करके दुश्मन को देगा। जी, क्यों? क्योंकि हमने किक ऑफ स्टार्ट किया, उन्होंने रिसीविंग लिया है। अच्छा, तो हमें, हमारा काम है उनको बॉल दे देना। जी, स्टार्ट ही ऐसा है, जो भी टीम अगर रिसीविंग ले रही है वो रिसीव करेगी। ठीक है। और जो भी टीम किक ऑफ ले रही है वो किक ही ठीक है, तो हमने तो अब यहाँ पे किकर की क्या कोशिश है कि वो ऐसे मारे कि वो रिसीव ही ना कर पाए। बेसिकली किकर की कोशिश होती है कि हमारे रग्बी में फील्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग एरिया पे, 10 मीटर, 20 मीटर, 22, 5 मीटर। तो हमारी कोशिश रहती है कि किकर 10 मीटर पे किक करे, ताकि जो हमारे प्लेयर है, किकर वाले जो प्लेयर है, वो 10 मीटर पे रन करे, स्पीड पे, स्ट्रेंथ से, फुल पावर, और उसको रिसीव करने की कोशिश करे। तो बेसिकली सारे किकर 10 पे मारते हैं ताकि बॉल को हम खुद ही रिसीव कर लें। अच्छा, हम ही मारो और हम ही पहुंच के ले भी लें। जी, इसलिए वो तो एक जो एरिया दुश्मन के जो लोग हैं वो कहाँ खड़े होते हैं? उस 10 मीटर पे खड़े रहते हैं। अच्छा, ओके। तो फॉर्मेशन होती है, डब्ल्यू फॉर्मेशन होती है। और ये 10 मीटर हम बात कर रहे हैं हाफ लाइन से दूर। जी, हाफ लाइन ठीक से है। दूर। और किकर तो हाफ पे खड़ा है, ये जो पीछे जो जिनको दौड़ना है वो कितने पीछे खड़े हैं किकर? वो just 2 मीटर। अच्छा, वो जस्ट पीछे ही खड़े हैं। तो किकर का काम है ऐसे, उसने मारी और पीछे से लोग दौड़ जाएंगे उसी बॉल के पीछे। जी, तो ठीक है। इतनी बातचीत होती है किकर और रिसीव, मतलब जो चेजर्स होते हैं, कि वो डायरेक्शन, वो किक की जो हाइट है, लेंथ है, कि आपको किस तरीके से पहुंचानी है कि हम वो खुद ही रिसीव कर ले। समझा। नहीं रिसीव कर दे तो हम जाके वहां पर टैकल मार देते हैं। अगर अपोनेंट ने रिसीव करी और डायरेक्ट टैकल लग गया ठीक तो है। बॉल उसी 10 मीटर पे गई है, आगे आने का मौका नहीं मिला। समझा। ऐसा चीज है। तो अब मुझे शुरू कैसे हो रहा है गेम, अब ये समझ आ गया। सर, आपको क्लैरिटी है? हाँ, जनरली आई एम अंडरस्टैंडिंग। या टेल मी। अब हमने बॉल मारी, सामने वाले ने पकड़ ली और अब गेम शुरू हो चुका है। जी, अब उसका काम है उधर टच डाउन करना, हमारा काम है बॉल छीन के उधर टच डाउन करना।
तो अब हम बॉल छीन कैसे सकते, एक तो इसके अंदर बॉल बस पकड़ के भाग सकते हैं, कोई ड्रिबल नहीं करना है। ड्रिबल ड्रिबल यानी बास्केटबॉल फुटबॉल में तो में ड्रिबल जैसे करते हैं। हाँ, नहीं। फुटबॉल और बास्केटबॉल का ड्रिबल है, फुटबॉल का टांगों के साथ है, इसमें कोई ऐसा इसके अंदर बस आपने पकड़ा हुआ है, आप बस दौड़ रहे भागना हो, है। ठीक है। हम ड्रिबल नहीं कर सकते, पर हम डोजिंग कर सकते हैं, स्टेपिंग इन और हाँ, हाँ, कर सकते हाँ। हैं गैप के लिए, हाँ। वो सब कर सकते ठीक है। और अब इस बंदे ने जिसने बॉल पकड़ी है, इसको अगर छोड़नी है अपने किसी टीममेट को देनी है, तो या पीछे या पैरेलल पास करना है जी। सामने, और वो ऐसे पीछे घूम के पास नहीं कर सकता। कर सकते हैं पीछे घूम के। अगर मैं जैसे आप वहां जा रहा हूं, मैं अब मैं पूरा पीछे घूम गया और सामने की तरफ दूं, तो ये बैकवर्ड में काउंट होगा या फिर ये फॉरवर्ड में काउंट हो जाएगा? आप पूरा पीछे मुड़ गए और हाँ। आपकी टीम पीछे खड़ी है आपसे, हाँ, तो वो बैकवर्ड में काउंट वो होगा। अच्छा, तो बैकवर्ड का यहाँ पे मतलब है कि आपकी टीममेट्स पीछे होने चाहिए आपसे। पीछे होने चाहिए, समझा? मतलब मैं बॉल आगे की तरफ फेंक नहीं सकता हूँ, कि फील्ड में आगे नहीं फेंक सकता हूँ। जी, क्योंकि पोजीशन ऐसी होती है, अगर आप रिसीवर हो और आपने रिसीव कर लिया, हाँ। तो उसके बाद आपको टैकल पड़ता है, तो आपको रख बनाना होता है, ये क्या हुआ? आपको डाउन होना पड़ता है, बॉल को पोजीशन नहीं, मतलब पोजीशन के हिसाब से आपको प्लेस करनी पड़ती है, उसे कहते हैं रख। तो रख तब फॉर्म होता है कि आपके प्लेयर और मेरे प्लेयर, मतलब मैं अटैकर हूँ, आप डिफेंडर हो, मैंने आपको टैकल किया, आपके प्लेयर मेरे प्लेयर एक रग फॉर्म करते हैं, इंगेज होते हैं, और बीच में बॉल होती है और प्लेयर होता है, वो बॉल को प्लेस करते हैं। ठीक तो है। वहाँ पर भी टशल होती है, आप धक्का करोगे, मैं धक्का करूँगी, उतने में स्क्रम ऑफ जो मैंने बताया पोजीशन होती है, स्क्रम ऑफ आके बॉल निकालता है और फ्लाई आपको सेंटर को या कोई भी फर्स्ट पर्सन होगा उसको बॉल निकालता है। भाई बड़े पंगे का गेम है यार ये तो। जी। टेक्निकल है। ठीक है। तो हर टाइम पे जैसे टैकल भी हो रहा है तब भी कांटेक्ट है, रक हो रहा है तो भी कांटेक्ट है, स्क्रम होता है वो भी कांटेक्ट है, लाइन आउट भी बेसिकली एक कांटेक्ट ही है। तो हर एक सिचुएशन पे लाइन आउट क्या हुआ? जब बॉल बाहर चले जाती है आउटसाइड, मतलब अच्छा, आउटसाइड कहते हैं तो एक ठीक। लाइन आउट होता है, 3 मैन लिफ्ट करते हैं, 2 हमारे होंगे और उसी को हम तीसरे मैन को लिफ्ट करते हैं। हमारे 3 इनके 3 एक टावर बनाते हैं और बीच में से बॉल थ्रो होती है, जो बॉल जीतेगा। वो रेफरी थ्रो करता है। नहीं, स्क्रम ऑफ थ्रो करता है। अच्छा, ओके। अगर बॉल हमारी है तो हमारा स्क्रम ऑफ करेगा, बॉल उनकी है तो उनका स्क्रम ऑफ करेगा। ठीक है। फिर रग्बी में ये है कि आपको इक्वल चांस मिलता है स्क्रम से और लाइन आउट से। तो जो भी गलतियाँ होती है वो इस गलती को हम सुधार सकते हैं इन 2 जरिए। तो जो बॉल रिसीव कर लेगा, बॉल वहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी। समझा। जी। अब ये जो टैकल का आप बता रहे थे, टैकल क्या होता है, क्या कैसे अलाउड होता है? टैकल बेसिकली दूसरे में भिड़ जाना है। जी, ऐसे अगर देसी लैंग्वेज में बोले तो मारना है, भिड़ना है। ठीक ऐसा है। तो उसमें अब मैं जाके मुक्का मार सकता हूँ नहीं, सामने? नहीं, ऐसे हाँ, नहीं तो अब होता। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता? तो जैसे आपने बॉल रिसीव किया, आप आ रहे हो और मैं 1-on-1 सिचुएशन, मतलब आप और मैं हूँ, तो मैं आपको टैकल करूंगी, रोकूंगी। बेसिकली टैकल मतलब रोकना है। तो उसकी भी एक लिमिट होती है कि आप टोर्सो से वेस्ट के नीचे ही टैकल मार सकते हो। ठीक है। आप ये पार्ट है आपका, चेस्ट से नीचे आपको टैकल मारना है। अगर आपने इंटेंशनली मेरे ऊपर हिट करने की कोशिश करी या ग्रैब करने की कोशिश करी तो आपको रेड कार्ड या येलो कार्ड मिल सकता है। तो हमारा ये टैकल होता है, हमें देखकर मारना पड़ता है। तो बेसिकली जो भी रिसीवर है, जो भी बॉल कैरियर है, उसको रोकना, उसे टैकल कहते हैं। ठीक है। जी। ठीक है। और टैकल सिर्फ उसको किया जा सकता है जिसके पास बॉल है? हाँ जी, without ऐसा नहीं ball जिसके नहीं। पास बॉल नहीं उसको जाके मैं लपेट Foul दिया। play होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। उसकी तो भी रेफरी आपको पनिशमेंट देगा कि विदाउट बॉल। यानी रेड और येलो कार्ड जो नॉर्मल है। जी। समझ। ओके। ठीक है। तो अब मुझे रग्बी की मोटा मोटी तो थोड़ा बहुत गेम समझ आ गई है। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे जानने की ज़रूरत है इन चीज़ों के अलावा? मुझे ये तो समझ आ गया शुरू होगा, इसमें हाफ टाइम जी, होगा, half time होता है, जो 2 आप बता, जैसे 40 मिनट के प्ले में 20-20 स्प्लिट है सेवन्स में। 7-7। हाँ, तो मुझे मोटा मोटी तो गेम समझ आ गई। अब मेरा ये सवाल है कि ये गेम आपने चुनी क्यों है? जैसे मैंने सर को पहले बताया कि इसमें क्या है कि ऑप्शंस बहुत हैं बाहर जाने के, खेलने के। काफ़ी टूर्नामेंट्स रहते हैं हर स्टेट में, हर जगह पे। तो इससे पहले मैं एथलेटिक्स करती थी, उसमें ये था कि साल में एक बार टूर्नामेंट हो गया, मैं बाहर चले गई और मेरे फ्रेंड्स जाते थे, मेरे फ्रेंड्स रग्बी खेलते थे, वो हर महीने हर हफ्ते जा रहे तो हैं। आपको बाहर जाना था? मेरे को ये था मुझे बाहर जाना है, घर से बाहर जाना है मुझको, और बाहर दूर रहना है, फैमिली से थोड़ा दूर रहूँगी। तो एक होता है ना कि लोग फिर मुझे पूछेंगे, मेरी फैमिली में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। तो ये वाला सीन था। और कोई गया भी नहीं ऐसे स्पोर्ट्स में, तो सबको देखती थी तो अच्छा लगता था। तो ये था कि रग्बी में ऑप्शंस मिले कि आपको बाहर खेलने को मिलेगा। और इससे पहले मैंने वॉलीबॉल भी खेला है, पर वॉलीबॉल में मैं एक भी टूर्नामेंट नहीं खेल पाई क्योंकि वहाँ पर ये था कि सीनियर ही खेलेंगे,
जो पुराने हैं उन्हें ही ऑप्शन मिलते थे, जूनियर्स को नहीं मिलता था। तो ऐसा सैड फील होता था कि अरे सब खेल रहे हैं, हम नहीं खेल रहे। तो मुझे एक अच्छा ऑप्शन दिखा कि मैं ये खेल सकती हूँ। वो खुद ही ऑटोमेटिक मेरे अंदर आया कि शायद मैं ये गेम खेल सकती हूँ। पर मुझे पता था कि इसमें बहुत इंजरीज होती हैं, ये काफ़ी कॉन्टैक्ट गेम है, रफ गेम है। पर मेरे मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं क्यों खेल रही हूँ। एक बार मुझे ऑप्शन मिला, मौका मिला, मैंने खेला और वो कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। आपको कितना टाइम हो गया रग्बी खेलते हुए? 2016 एंड में मैंने स्टार्ट किया था सितंबर। मतलब 9 साल जी। पहले। आप जब 20 साल के अराउंड हाँ जी। रहे होगे, ठीक है। आपको पता है ऐसे आप क्योंकि पहले से ही, और आप स्पोर्ट्स में इससे पहले आप कह रहे हो आप वॉलीबॉल और इस सब में थे, तो वो आप इन जनरल स्पोर्ट्स में कब से हो? इन जनरल मैं जैसे स्कूल में वॉलीबॉल खेलती थी, वो भी मैं पढ़ने के ना बहाने खेलने। हाँ जी, कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, खेल लेते हैं बच्चों के साथ। तो वॉलीबॉल खेलती थी स्कूल में, जैसे जोनल वगैरह खेले हैं। और 12th पास, मतलब 11 12th में ही मैंने बेसिकली गेम स्टार्ट किया है वॉलीबॉल, जस्ट नॉर्मल। फिर 12th के बाद जैसे कहते हैं ना कि आगे आपको क्या करना है, तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं क्या करूँ, समझ नहीं आता था। तो वॉलीबॉल तो मैं खेलती थी, स्पोर्ट्स मतलब एक स्पोर्ट्स ऑप्शन था, दूसरा था डांस फील्ड में जाना। तो मुझे डांस का भी बहुत शौक था। अरे वेरी तो गुड। कौन सा डांस? ऐसा बॉलीवुड ऐसा टाइप तो की? उस टाइम पे इतना ये नहीं पता था कि प्रोफेशनली क्या करना है, अच्छा। बट डांस का शौक था। आप कोई भी डांस कराओगे तो मैं कैच कर समझा लेती थी। समझा, ठीक है। तो फिर मेरी दीदी ने ऑप्शन दिया कि आप डांस में जाओ या तो स्पोर्ट्स में जाओ। पर उस टाइम पे ये था कि डांस में काफ़ी पैसे और कोई अच्छी एकेडमी मुझे मिली नहीं। एक सत्य निकेतन में एकेडमी थी, काफ़ी कॉस्टली थी, तो इतना बजट था नहीं। तो मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, रग्बी आप वॉलीबॉल। उस आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग दिल्ली से ही हुई अच्छा, आप दिल्ली में ही हो जी, बचपन से? जी। अच्छा, ओके, ठीक है। बट मेरा दिल्ली से ही है। तो स्कूल के बाद ऑप्शन थे कि क्या करना है, तो मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। नेहरू स्टेडियम में 50 रुपये में कार्ड बनता था और सही था, ट्रैवल फ्री में हो जाता था। मतलब बस में 10-15 रुपये लगते थे और ठीक था, बजट पे था। फिर मैंने वॉलीबॉल ज्वाइन किया। वॉलीबॉल में कुछ नहीं हुआ, मतलब प्रोफेशनली स्टेडियम ज्वाइन किया वॉलीबॉल के लिए, वहाँ कुछ नहीं मिला। वॉलीबॉल भी बहुत खेला जाता है क्या? मतलब जैसे मुझे तो पता है वॉलीबॉल गोवा में ऐसे बीच पे खेल लेता है आदमी थोड़ा। आजकल तो सारे गेम बहुत खेले जाते हैं। नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आज से कितना 15 साल या 10-15 साल हाँ, इतना नहीं खेला जाता था। एक दो जैसे ये YWCA कोई हॉस्टल है CP में, वहाँ पर एक दो टूर्नामेंट या नेशनल स्टेट हो गया एक आध, उतना ही खेला जाता तो था। आपने मतलब पहला स्पोर्ट और दूसरा स्पोर्ट तुमने थोड़े अतरंगी से चुने। मतलब जहाँ पे मतलब क्रिकेट, हॉकी ये सब तो काफी, कबड्डी भी शायद ज्यादा लोग उस टाइम जानते हो या खेलते हो, वॉलीबॉल तो कम ही होगा और रग्बी तो उससे भी कम होगा। तो ऐसा क्या कि भाई आपको वही स्पोर्ट समझ आ रहे हैं जो बाकी सबको समझ नहीं आ रहा? पता नहीं, ऐसे मैंने कभी सोचा भी नहीं। बस एक होता है ना कि मोमेंटम था कि सब खेल रहे हैं तो मुझे भी खेलना चाहिए। समझा। पहला था कि मैं पढ़ना नहीं पड़े तो खेलती थी, दूसरा था कि मुझे बाहर जाने को मिलेगा तो मैं खेल रही हूँ। समझा। तो ये मोटिव था मेरा, इसलिए कभी सोचा नहीं कि मैंने ये गेम क्यों चुना, क्यों मैंने दूसरे गेम या इंडिविजुअल नहीं चुने। तो वॉलीबॉल खेला, उसके बाद कुछ नहीं मिला। मेरे फ्रेंड ने फिर मुझे भगा दिया कि इंडिविजुअल गेम करो, वहाँ ऑप्शन ज़्यादा है, वहाँ खुद की पर्सनैलिटी दिखेगी, टीम में नहीं दिखेगा। फिर मैंने इंडिविजुअल गेम चुना, एथलेटिक्स करती थी, 800-1500 किया, काफ़ी भागी। 800-1500 मतलब 800 meters and 1500 meters middle distance running, स्प्रिंटिंग है? middle distance मिडल running। डिस्टेंस, तो इसमें भी कैटेगरी होती है, स्प्रिंटर्स, मिडल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, फिर जंपर, सारे ना वो athletics में। फील्ड इवेंट्स आ गए, वो लोग वो events ट्रैक आ गए। इवेंट्स हैं। या तो आपका 800 meters और 1500 meters, बिकॉज एथलीट्स की तो बहुत ही टफ यानी ट्रेनिंग है, जी। सो वो एक्सपीरियंस कैसा था? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा सबसे छोटा इवेंट 400। अच्छा, 400 भी आप आगे हो? हाँ, मतलब ट्रेनिंग में मेरी जो प्रैक्टिस रहती थी, सबसे छोटा मैं ये भागती थी 400 मीटर। कितने मिनट, कितने सेकंड में आपका लैप होता था? ये ऐसे 1-6 1-7 में मुझे 8 रेपिटेशन करनी थी, ओके। ऐसे 30-40 सेकंड के रेस्ट पे। तो उस टाइम पे तो बहुत क्रेज था कि भागना है, बस भागना है, दूसरों को देख के भागना है, भगते रहना है। तो मैं भगती थी। फिर पता चला कि स्पाइक्स चाहिए रहते हैं, फिर स्पाइक्स लिए, फिर अच्छे जूते लिए। उसकी भी बहुत अलग अलग कहानी है कि घर में जूते नहीं होते थे, उनके लिए मांगने के लिए पैसे चाहिए रहते थे। नंगे पाँव नहीं दौड़ सकती है? अलाउड नहीं है, ऐसे इट्स नॉट अलाउड ऑन द, यू कांट synthetic, कम्पीट, यानी आप कम्पीट नहीं कर सकते बिना स्पाइक्स के। वो है? हाँ, वो बहुत पुराना टाइम था जब लोग
नंगे मिल्खा पाँव सिंह के भागते time थे, में। हाँ वो अच्छा। 1960s एंड ऑल, उसमें उसके बाद भी जब स्पाइक्स आर नेसेसरी टू रन, जी। यू कैन नॉट कम्पीट ऑन द ट्रैक जो होता है स्टेडियम में, एंड इवन फील्ड इवेंट्स यू कैन नॉट रन जिसमें स्पाइक्स की जरूरत है, वो आपको स्पाइक्स पहनना ही पड़ेगा। स्पाइक किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रैक पे जरूरी होता है? हाँ, वो इट इज़ काइंड ऑफ एस्ट्रोटर्फ टाइप का जैसे होता है ना, जैसे सिंथेटिक जो ट्रैक होता है उसके ऊपर वो स्पाइक्स ज़रूरी हैं। यू कैन नॉट रन विदाउट दैट। लाइक जैसे आप फुटबॉल स्टड्स के साथ ही फुटबॉल ग्राउंड में जा सकते हो, सिमिलरली स्पाइक्स आर एसोसिएटेड विद वो, सो वो तो स्पाइक्स आर सिमिलर टू स्टड्स या उसमें स्पाइक्स आर लाइक मच मोर पॉइंटेड, स्टड्स आर मच मोर राउंडेड? राउंडेड। अच्छा, ठीक है। पर एक बात बताओ कि ये सब आप कर रहे थे और आपकी फैमिली आपको पूरी तरह सपोर्ट कर रही थी इन सब चीज़ों में? जी। कभी फैमिली की तरफ से कोई मना नहीं हुआ कि लड़की है और यानी कि आपको ओ, पढ़ाई पे थोड़ा कंसंट्रेट करना चाहिए, या फिर यानी मोर, यानी कि किसी ने रोका नहीं आपको उसके लिए? जैसे मेरे पापा स्टार्टिंग से ही घर से अलग रहते थे, फिर मेरी मम्मी भी दिल्ली आ गई, हम सारे बहन भाई भी दिल्ली में हुए, तो गांव का तो कोई सपोर्ट था नहीं। सपोर्ट नहीं था? ओके। मेरे दादी दादा नाना नानी उनका कोई सपोर्ट नहीं था, तो मेरे मम्मी पापा ने ही अकेले चीज़ें संभाली है। तो जब मेरे मम्मी पापा को प्रॉब्लम है तो बाहर वाले तो क्या ही बोलेंगे। तो पापा मेरे एक्सपायर हो गए थे जब मैं 9th या 10th क्लास में थी, तो पापा तो थे नहीं। तो क्योंकि उससे पहले मेरा भाई क्रिकेट खेलता था, वो स्पोर्ट्स लाइन पे गया क्रिकेट पे, फिर पापा एक्सपायर होने के बाद उसने छोड़ दिया क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा या तो ये था कि सपोर्ट हमेशा रहा है मेरी फैमिली का। वो यही कहते थे कि जो भी कर रहे हो अच्छे तरीके से करना। मैंने स्कूल कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने ये अपना बैचलर ओपन से किया, तो ओपन से मैं कर रही हूँ तो मेरे पास बहुत टाइम है, ये मेरी चॉइस थी कि मैं ओपन से करके मैं एक्स्ट्रा कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने उन बीच में मैंने स्पोर्ट्स कर लिया, पर ये होता मैं घर में बताती नहीं थी कि मैंने स्पोर्ट्स स्वाइप कर लिया। अच्छा, वो मैं बहुत लेट बताती थी, जब कुछ कि अचीव जब कोई अचीव कर रहा है तभी बताते थे? जी, वरना वो डांटेंगे कि आप अभी एक हर जगह पे हाँ एक ही, यानी क्यों बार बार चेंज कर रहे हो जो? कर रहे हो। ओके जब मैं वॉलीबॉल से एथलेटिक्स आई तो उन्हें पता नहीं था, फिर मेरे एथलेटिक्स में मेडल आया तो मैंने बोल दिया कि, और मेरे पास कोई मेडल नहीं था स्कूल टाइम से लेकर, कोई भी मेडल नहीं था। और एक ऐसे 3 किलोमीटर रनिंग थी नॉर्मल एक प्राइवेट एसोसिएशन से, तो मैं वहाँ भागी थी। तो उसमें होता है चिप वाला सीन होता है, आपके विब नंबर मिल गए, उसमें चिप होता है और विदाउट चिप होता है। तो वो गलती से मैंने विदाउट चिप कर लिया और उसमें मेरा गोल्ड मेडल था। चिप और विदाउट चिप उसमें मतलब? टाइमिंग ट्रैकर्स रहते हैं कि अच्छा, आप जो ओके। आजकल जनरली देखी वो बिब जो नंबर होता है आपका, उसी के अंदर चिप्स लगे होते हैं सो दैट आपका टाइम ट्रैक हो सके। तो अच्छा, हाँ, तो इन्होंने गलती से वो विदाउट चिप वाला बिब ले लिया होगा, तो उनका गोल्ड मेडल भी आया पर वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा। जी। ओ, तो मैं उस टाइम पे बहुत रोई कि मेरा पहला मेडल था लाइफ का, वो कभी मुझे मेडल ही नहीं मिला। मैं दीदी को बोला, दीदी कहती मुझे नहीं पता, क्योंकि उतना नॉलेज नहीं था उनको कि ये कैसे क्या किया। वो ऑनलाइन फॉर्म भरे थे और वो मुझे मिला नहीं, मैं बहुत ज़्यादा सैड हुई। तब फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे मेडल चाहिए। वो मेडल के चक्कर में मैंने और भागना शुरू किया। फिर मेरे मेडल आए और मेडल आते आते फिर मैं जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, फिर मैंने स्टेडियम ये CU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, BPEd बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। वो भी मेरा रग्बी स्टार्ट कर लिया था मैंने, उसी मेडल की वजह से मुझे वो मिला, एडमिशन मिला फुल स्कॉलरशिप में। वहाँ पर भी मैं क्रॉस कंट्री वगैरह एथलेटिक्स मैंने छोड़ ही दिया था, वहाँ पर भी इतना बड़ा मेडल दिखा मैंने। जैसे मैंने एंट्री किया उसके नेक्स्ट डे क्रॉस कंट्री थी, तो वो मेडल मेरे सामने बन रहे थे, उसमें चिप लग रही थी, बैनर लग रहे थे, सारी चीज़ें। तो वो मेडल देख के मेरे अंदर ये हो कि यार ये मेडल चाहिए मुझे। फिर मैंने भागना शुरू किया, फिर मुझे इतना बड़ा मेडल मिला, उसमें भी गोल्ड आया। तो बेसिकली एथलेटिक्स मैंने मेडल के चक्कर में स्टार्ट किया। बट एथलेटिक्स में मुझे एक बात बताओ, आपने कितने टाइम एथलेटिक्स किया? 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल ही किया। ओके, ज़्यादा लंबा नहीं किया। फिर आपने उन 1.5 साल में भी मेरा रग्बी में सिलेक्शन हो गया। मैं दोनों चीज़ें कंटिन्यू करना चाह रही थी बट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं यहाँ इंजर्ड हो जाती थी, वहाँ खेल ही नहीं पाती थी। फिर वहाँ इतना भग लेती थी, यहाँ खेल ही नहीं पाती थी। फिर मैंने थोड़ा छोड़ दिया, मैंने कहा एथलेटिक्स छोड़ो, रग्बी में चलो। पर एक बात बताओ कि रग्बी तो बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, अपार्ट फ्रॉम कि आप बाहर घूमना चाहते थे, और लाइक इंडिया में तो सिर्फ एक ही स्पोर्ट है, क्रिकेट। अगर आप क्रिकेटर हो
तो ही है, नहीं तो इधर तो ना फेम है ना पैसा है ना, मेरे को नहीं लगता होगा लोगों को रग्बी के बारे में मालूम भी होगा। जी। तो बेसिकली मुझे ये बताइए कि आपने रग्बी जब चूज़ किया था, एक तो आपकी मोटिवेशन थी कि आप बाहर घूमना चाहते थे, मेडल चाहते थे, बट उसके अलावा कोई रीज़न था, कोई आपके यानी कोई और जहन में, कोई दिमाग में और कुछ था कि मैं ये चुनूं? बिकॉज एथलेटिक्स भी बहुत जान निकलती है एथलीट्स के भी, है ना। 800 मीटर 400 वर्ल्ड की सबसे, मैं कहते हैं कि मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक वाला इवेंट तो इज 400 मीटर्स ओनली, है ना। क्यों? सो इट्स बिकॉज ऑफ द एफर्ट, बिकॉज 400 मीटर इज द मोस्ट होली ग्रेल ऑफ एथलेटिक्स। 5000 मीटर भी है, 10,000 मीटर भी है। 400 मीटर। हाँ, क्योंकि उसमें वन लैप, आपको एक ही पेस में एक ही पेस में पूरा लैप करना। इट lap इज खत्म करना। कॉल्ड, इट इज इन विच मिल्खा सिंह यूज्ड टू compete। मतलब 400 मीटर इज हार्डर देन द 100 मीटर आल्सो एंड द yes. बिकॉज आपको 1500 वो 1500, बिकॉज वो वही स्पीड है उसमें। 400 मीटर आपने वो लैप उसी, इट्स बिकॉज देखो 800 मीटर 1500 5000 5 किलोमीटर्स और 10,000 मीटर्स, तो हमारे पास टाइम है उसको ऊपर नीचे, एंड्योरेंस चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। बट 400 मीटर इज लाइक ना वो पूरे स्प्रिंट है ना वो पूरा मिडिल डिस्टेंस है, वो बीच की रेस है, तो यानी उसमें पूरी जान लगती है, यानी यू कैन नॉट, मतलब इट इज पूरा स्प्रिंट बट लॉन्गर देन अ स्प्रिंट, बट लॉन्गर देन अ स्प्रिंट। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लाइक 100 meters is Usain Bolt, I think so 9.58 seconds, I think so 9.58 ही है। और 400 मीटर इज लाइक कितने 51 या 52 में, मेरे को मालूम नहीं है, प्लीज वी कैन हैव इट ऑन 51, समवेयर। 52 अभी हाँ 51 52 सेकंड्स का वो है, ठीक है। सो यू आर स्प्रिंटिंग, तो यू नीदर कैन रिलैक्स नॉर यू कैन, यानी कि आप ना उस पर, वो स्प्रिंट ही है 400 मीटर की, यानी वो ना इस तरफ जाती है, क्योंकि हर रेस में लोग पहला एक लैप पेस अप करेंगे फिर सेकंड में पे, इसमें कोई टाइम नहीं है, यानी यू हैव टू जस्ट गो ऑल आउट, दैट्स व्हाई इट मेक्स इट्स डिफिकल्ट यार। डू एंड डाई वाली सिचुएशन। हाँ। एक बार आपने सांस भरी तो आपको एंड पे ही खत्म करनी है। अरे भाई पूरा साहब, राउंड जो पूरा सर्कल है हैं। आप विदाउट कोई डिले, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस सर कह रहे हैं कि उसमें क्या है कि एक लैप में मैंने मोमेंटम बनाया, दूसरे लैप में मैंने मेंटेन किया, थर्ड में मैंने खींच दिया। एंड उसमें क्या है, जो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, इट डिपेंड्स कि ग्रुप कैसे मूव कर रहा है। अभी तुम 70 सेकंड का भी पहला लैप हो सकता है, ठीक है, कई बार 75 पे चले जाता है, लेकिन फिर एंड में पिकअप करते हैं लोग जिसके 8-10 लैप हैं। 5000 मीटर में जैसे हैं 5, जो भी इनके 26 लैप होते हैं मेरे ख्याल से 10,000 मीटर के। सो टाइम है। 400 मीटर देयर इज नो टाइम, यानी आपने शुरू किया तो फिर वो चल ही रही है। आप दौड़े हो 400 मीटर? हाँ, यानी मैं प्रैक्टिस में दौड़ा हूँ। आई हैव नेवर पार्टिसिपेट, मैं तो competitive? नहीं मैं कंपेटिटिव नहीं किया, बट आई हैव रन 400। मैं 400 के रिपीट्स मारता हूँ अभी भी ट्रेनिंग में। समझा। सो मैं 400 मीटर के अगर 10 रिपीट मार रहा हूँ 1 मिनट, बहुत जान लगती है। इट इज लाइक 10 रिपीट विद ब्रेक्स, मतलब हाँ, विद 30-45 सेकेंड्स। मैं तो अपनी इंटरवल ट्रेनिंग के हिसाब से करता हूँ, बट जस्ट बेसिकली टू फास्टन अप द लेग्स। बट इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट रेस। ये तो मैं एक बार ट्राई करूंगा कभी हाँ, दौड़ना कभी कि देखना, भाई 400 यानी कि मीटर जस्ट दौड़ना डोंट कैसा डू, होता है। जस्ट रन 400 मीटर्स, यू हाँ। सब कुछ उसमें हुआ है। सो ओके, चलो मेरे को और भी क्वेश्चन पूछूंगा आपसे धीरे धीरे। आपका एक क्वेश्चन था कि मेरा क्या मोटिव था। हाँ, तो दूसरा मोटिव था कि मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है, और रग्बी में आसान था वो। चाहे वो कोई भी गेम हो। अच्छा, इंडिया रिप्रेजेंट करना है। इंडिया रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्टेट नेशनल खेल के एक रहता है ना कि सब मेरे जैसे स्टेडियम में आते थे ढोल लेकर। आपने सुना होगा बेअंत सिंह है, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। तो वो मेरे सामने से ढोल लेके आते थे, मेडल यूथ गेम गए हैं, इंडिया गए हैं, जर्सी में इंडिया लिखना। हाँ, जर्सी में तो इंडिया। वो मोटिवेशन था बहुत ज़्यादा था। तो ये था कि मुझे इंडिया रिप्रेजेंट करना है। तो वॉलीबॉल में नहीं हुआ, एथलेटिक्स में नहीं हुआ, मुझे उम्मीद नहीं, एथलेटिक्स में इसलिए नहीं हुआ बिकॉज कंपटीशन ज़्यादा था, जी बहुत ज़्यादा था। और यानी rugby आपसे में लोग तेज थे। काफ़ी तेज थे, काफ़ी एक्सपीरियंस थे। अच्छा। और मैंने स्टार्ट किया आफ्टर स्कूल 17-18 ईयर में, और वो स्टार्ट कर रहे हैं 4-5 ईयर में। आओ, तो वो क्या भी बात डिफरेंस कर होता रहे है। हो? हाँ, 4-5 4-5 साल की उम्र से दौड़ना शुरू कर दिए? रग्बी खेलना शुरू करते हैं बच्चे। 4-5 साल से। हमारे क्लब में एनजीओ है, तो काफ़ी एनजीओ से टाइप है। तो वहाँ आप आना सैटरडे संडे, वहाँ पर आपको हर एक एज कैटेगरी के प्लेयर्स मिलेंगे,
4-5 साल के बच्चे भी, 6-7 साल के बच्चे भी, 9-10 के भी, सीनियर भी, इवन अभी 30-40s में खेल रहे हैं वो भी मिलेंगे, सब मिलेंगे। तो आप ये कहा जाता है ना कि अगर आपने जो स्पोर्ट्स बहुत बचपन से स्टार्ट किया था तो उसकी बहुत चीज़ें आपको एडवांटेज मिलता है। तो उस टाइम पे मैंने 17-18 स्टार्टिंग ही थी मेरी एज स्पोर्ट्स में, तो 18 जैसे मान लो स्कूल ख़त्म हुआ, 18-19-20 मैंने रग्बी खेला है। तो जो मुझसे पहले जो जूनियर्स हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी अच्छा करते हैं, उनके सामने खुद को प्रेजेंट करना एक टारगेट था, एक मोटिवेशन था कि मैं कर सकती हूँ वो इंडिया खेलना भी। तो जैसे मैंने 16 पे क्लब ज्वाइन किया, दिल्ली हरिकेन्स, वो बहुत बड़ा क्लब है। तो इसका भी यानी रग्बी का भी क्लब जैसे आईपीएल है क्रिकेट का, वैसे रग्बी का भी है? जी, अभी रिसेंटली आरपीएल हुआ है, रग्बी प्रीमियर लीग। जी, अभी कितने सीजन हो गए उसके? एक ही स्टार्ट हुआ है अभी। अच्छा, अभी स्टार्ट हुआ ओके है। ओके। अभी उसमें मैंने कमेंट्री भी करी थी। या ओके हिंदी ओके। commentary। तो खेले नहीं आप उसमें? नहीं, मेंस का था स्टार्टिंग, अभी मेंस से स्टार्ट। अच्छा, विमेन उसमें आई नहीं? वुमेन नहीं है अभी। अच्छा ओके। तो वो भी देखेंगे कि कितना ग्रो कर रहा है, कितना कैसे ग्रो कर रहा है। तो वुमेन्स मेंस था तो काफ़ी वर्ल्ड सीरीज के प्लेयर्स आए थे। अच्छा, बाहर से आए थे, बाहर जी, देशों के? जी, ओह। काफ़ी आए थे। उनकी सारी वो बीडिंग वगैरह और ये सारी ऑक्शन वगैरह हुई है। और प्रॉपर जो रहता है सब ऐसे हुआ। अभी अप्रैल जून में हुआ है वो। अच्छा, जून में? कहाँ, दिल्ली में ही हुआ था? नहीं, बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे में हुआ जी। था। ओके ओके। 15 to 30 जून चला है। और उसमें काफ़ी बड़े लेवल के जो लेजेंड प्लेयर है रग्बी के, वो सब खेलने आए हैं। और वो एक टीम, जैसे 6 टीम थी अलग अलग स्टेट की, उन्होंने ऑक्शन किया, सिलेक्ट किया, वो खेले और जीते सारी चीज़ें। अभी चेन्नई बुल्स है, उसमें वो विन किया है उन्होंने। तो बहुत सारी चीज़ें। अभी रग्बी प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ है। फिर धीरे धीरे जब मैंने रग्बी स्टार्ट किया तो स्कूल गेम में आना स्टार्ट हुआ, फिर यूनिवर्सिटी गेम में आना स्टार्ट। ओलंपिक्स में है रग्बी? जी, ओलंपिक में 7। अच्छा, इवेंट है? जी, अच्छा, 7 साइड वाला। ओके। ओलंपिक। हमारे इंडिया ने कॉमनवेल्थ भी खेला है। तो वो सारी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें जब आपको मिल रही है, दिख रही है, तो फिर कौन नहीं चाहेगा कि इस गेम को करना। डर ये नहीं था कि इंजरी हो जाएगी, डर ये नहीं था कि मैं कॉन्टैक्ट गेम क्यों खेल रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखो तो सारे स्पोर्ट्स में इंजरीज रहती हैं। अभी मैंने कल वो कबड्डी लीग देख रही थी, उसमें एक इंजरी हो गई है। 3 इंजरी मेरे सामने हुई हो कल के मैच में। और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर थे वो, उनकी इंजरी हुई है। और फुटबॉल में देख रही हूँ, एथलेटिक्स में देख रही हूँ, कभी मसल पुल हो रही है, कभी हैमस्ट्रिंग पुल हो रही है। तो जब इंजरी सभी गेम में है तो फिर क्यों डरना। इसलिए कोई डर ही नहीं लगा ये गेम खेलने से। पर मेरे को आपकी यानी रग्बी वाले जो मैंने प्लेयर्स देखे हैं, वो तो मैंने तो यानी हाँ, काफ़ी बल्की और वो तो भी डिपेंड है आपको उसमें, बिकॉज आप तो फिर भी काफ़ी लीन है, यानी कि हाँ, क्योंकि आप उतनी हाइट नहीं है, उतना वेट नहीं है। सो आपने मैनेज कैसे किया, यानी कि स्पीड कैसे, यानी अपनी स्पीड को इम्प्रूव किया या स्किल को इम्प्रूव किया कैसे आपने? बिकॉज मैं मानता हूँ कि जब आप बाहर भी खेलने गए होंगे तो वहाँ पर काफ़ी लेडीज़ भी काफ़ी यानी स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी है ना। सो आपने अपने को कैसे इम्प्रूव किया, किस चीज़ पे आपने कॉन्सेंट्रेट किया, कैसे आपने उस पर ट्रेनिंग की, कैसे किया? तो बेसिकली रग्बी एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पर कोई भी हाइट के, कोई भी साइज के, कोई भी एज कैटेगरी के प्लेयर खेल सकते हैं। ओके। इसमें पोजीशंस है। तो स्क्रम हाफ जो सबसे हाइट में छोटे रहेंगे वो स्क्रम हाफ खेलते हैं। ओह। फ्लाई हाफ थोड़े लीन, जो दिमाग से शार्प होंगे, वो फ्लाई हाफ खेलते हैं। ओके। सेंटर जिसमें गुर्दा है हिट करने का और टक्कर खाने का, करने का, वो सेंटर खेलेंगे। विंगर जिसमें स्पीड है, वो भाग सकता है। तो ये कैटेगरी इन पोजीशन के हिसाब से। Okay. फॉरवर्ड ज़्यादातर मस्कुलर रहते हैं क्योंकि उनमें स्क्रम इंगेज करना, लाइन आउट, बॉल उठानी और मार धार ज़्यादातर फॉरवर्ड संभालते हैं। तो इस वजह से मुझे कभी ये अच्छा, नहीं वो दिखा। प्रॉब्लम आई नहीं। आप पोजीशन कौन सा खेलते हो? स्क्रम हाफ खेलती हूँ मैं। Scrum half। स्क्रम हाफ और मेनली स्टेट टीम से, नेशनल टीम से फ्लाई हाफ खेलती हूँ और इंडिया टीम से स्क्रम हाफ खेल रही हूँ। तो ये पोजीशन का डर मुझे कभी नहीं हुआ, साइज और हाइट का, कि मैं कैसे खेलूंगी। और दूसरी बात टेक्निक, हमने ज़्यादातर इंडिया टीम में ये फेस किया है कि हम जब बाहर टीम से खेलने जाते हैं, वहाँ 6-6 फुट की लड़की, हाँ, मैंने देखा, बहुत बड़ी बड़ी थाई रहती है। या। उनको मारने से ऐसा लगता है कि मुझे कंकशन हो रहा है। कंकशन एक ब्रेन कंकशन वाला, तो वो ऐसा फील होता है। शोल्डर इतने ब्रॉड रहेंगे, सब रहेंगे, बट हमारी इंडियन टीम जाने जाती है चॉप टैकल के लिए, एंकल टैकल। तो ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एंकल तो इतने मोटे नहीं होंगे ना, थाई मोटी है, हैमस्ट्रिंग मोटी है, पर एंकल तो छोटे रहेंगे, पैर छोटे,
तो हम लोग सारी लड़कियां ग्रैब करती हैं एंकल को। कर सकते हैं आप लोग grab? हाँ, आप लोअर पार्ट वो तो में base- कोई भी जगह टैकल मार सकते हो। चॉप टैकल होते हैं, एंकल टैकल होते हैं, फ्लाइंग टैकल होते हैं, तो वो सब मारने में मजा आता है। बड़े इंसान के नीचे गिर जाओ तो वो ऑटोमेटिक गिर जाएगा। तो ये एडवांटेज हमारी इंडिया टीम का है। और इसी चक्कर में जैसे हमें कोबरा कहा जाता है कि हम नीचे डस लेते हैं। अच्छा तगड़ा। तो हमारी इंडिया टीम इसी के लिए फेमस है, इसलिए हम इतने बड़े बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, चाहे वो मेंस कैटेगरी हो चाहे वो वुमेन्स क्योंकि कैटेगरी। मेन भी हमारे उतने मस्कुलर हैं बाहर की तरह नहीं है। अभी जैसे आरपीएल में बहुत डिफरेंस था, बट हमारे मेंस के पास वो टेक्निक है, वो स्किल है, वो चीजें हैं जो वो उन्हें ग्रैब कर सकती है, तो वो उस चीज का तो एडवांटेज। लेकिन हमारा पोजीशन तो ज्यादा आती नहीं है रग्बी में। नहीं, अभी हमारी इंडिया टीम की वुमेन्स सेकंड है, सिल्वर ला रही है। कहाँ पे? एशियन एशिया में हम सिल्वर मेडलिस्ट हैं। मेडलिस्ट है। ओके। और अभी हम लोग ने जैसे सीरीज होती है इनकी, अलग अलग डिविजन्स होते हैं, डिविजन्स हैं। ARST से हमने क्वालिफाई करके सीरीज लाए हैं। अब हम लोग जो टीम खेलेगी वो सीरीज खेलेगी। अब सीरीज में टॉप लेवल टीम होती है, चाइना, जापान, कजाकिस्तान। वर्ल्ड की बेस्ट रग्बी टीम किस कंट्री की है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका नहीं है? है, बट उनसे ज्यादा अच्छे ये। अच्छा, न्यूजीलैंड और 15s में मैं कह सकती हूँ इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, पर 7s अभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। मेन और वेमेन बोथ? नहीं, मेंस की तो बहुत अलग अलग कैटेगरीज, कभी ऊपर कभी नीचे आती रहती है। अर्जेंटीना है, अच्छा, अर्जेंटीना भी है। और साउथ अफ्रीका है, फिजी है, सब अलग अलग है। पर रग्बी वुमेन्स में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है जो कम, मतलब कंटिन्यू यानी मेडल टॉप 1-2 में रहती है। 1-2 इनका आपस में चेंज होता रहता है। एक साल उन्होंने 1 लाया तो दूसरे साल उन्होंने 2 ला दिया, तो ऐसे है। और न्यूजीलैंड अभी कंटिन्यू मोमेंटम में है। तो डिफरेंस क्या है हमारी और उनके? वहाँ पर आप बाहर गए होगे, जी। और क्या आपको डिफरेंस लगा इंडियन प्लेयर्स के माइंडसेट में, यानी दिमागी तौर से, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में? हम लोग, अगर आप ओवरऑल भी स्पोर्ट देखें अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट, हमारा स्पोर्ट्स में इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी हमारा कहीं नंबर ज़्यादा पड़ता नहीं है। सो आपने उनके माइंडसेट, ट्रेनिंग टेक्निक्स और उसमें क्या डिफरेंस देखा? आपको क्या डिफरेंस लगा कि यहाँ ट्रेनिंग अच्छी देते हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं? जैसे इंडिया में ग्राउंड ही 2 हैं, जी। है ना? वहाँ पर कम से कम 20 होंगे मेरे ख्याल से, मेरे को मालूम नहीं है। बट क्या आपको डिफरेंस लगा बेसिकली जो आपने ऑब्जर्व किया? मेनली है कि उनकी जो मेंटली ट्रेनिंग रहती है ना, वो ये नहीं रहती कि आपको बस फॉर्मेलिटी करनी है या सिर्फ खेलना है या भगना है, कैंप अटेंड करना है। उन्हें ये दिया जाता है कि आप एक स्क्वाड में हो, अगर आपने बुरा परफॉर्मेंस किया तो आप उस स्क्वाड से हटके B स्क्वाड में चले जाओगे। ओके। तो मेंटली यही रहता है। हमारे में क्या है कि वही लोग सीनियर लेवल पे खेल रहे हैं, वही लोग जूनियर लेवल पे। तो बेसिकली पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स नहीं है, वो प्लेयर की क्वालिटी और क्वांटिटी नहीं है। जो क्वांटिटी और क्वालिटी वहाँ है, वहाँ पर आपको 3 कैटेगरी मिलेगी, A, B, C। उसमें सेम लेवल के प्लेयर मिलेंगे। कोई भी गलती करता है वो प्लेयर आपस में ऊपर स्वाइप हो जाते हैं, उन्हें ये चीज का डर है। जो कि आजकल हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के साथ हमारे है। पास क्वांटिटी कैसे नहीं है? लोग तो इतने सारे हैं हमारे पास, पर खेलने वाले नहीं है। खेलने वाले नहीं है ना उस अच्छा, तरीके तो से वो मतलब आप कह रहे हो स्पेसिफिकली रग्बी में अभी एटलीस्ट विमेन्स रग्बी में इतने प्लेयर्स ही नहीं है इंडिया में जितने बाहर की टीम्स मैं तो में। कह सकती हूँ जूनियर ही सीनियर लेवल पे खेल रहा है। बाहर क्या होता है, जूनियर ही खेलेगा। जो एक अभी जैसे इंडियन एग्जांपल लेते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम है जो मेंस की टीम है, यानी कि एक इंडिया ए है। अगर इतना टैलेंट है कि अगर इंडिया की जो ABC वाली टीम भी गई, दैट इज इक्वलेंट टू मेनी बेटर देन, बिकॉज टैलेंट ही इतना है। समझा। सो रग्बी में शी इज सेइंग कि लोग, क्योंकि वो स्पोर्ट लेते ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो स्पोर्ट ले ही नहीं रहे, तो जो जूनियर्स हैं उन्हीं को सीनियर के। सो तुम्हारी बेंच स्ट्रेंथ तो कभी है ही नहीं, यानी रिजर्व्स है ही नहीं तुम्हारे पास। समझा। सो वहां पर लोग उसको स्पोर्ट लेते हैं, यानी काफी लोग हैं। अगर यहाँ पर 50 लोग खेलते हैं, वहां पर 150 खेलते होंगे, तभी तो उनके पास वो पूल है सिलेक्शन। अच्छा, एक तो ओके ये हो गया। जैसे मैंने जापान में ये ऑब्जर्व किया है कि जापान टीम काफ़ी टूर्नामेंट्स खेल रही है, सीरीज खेल रही है, सीरीज में अलग अलग लेवल खेल रही है, अपने नेशनल भी खेल रही है, तो वो स्क्वाड आपको सेम नहीं दिखेगा। अच्छा, ओके। A टीम यहाँ खेल रही है, B टीम वहाँ खेल रही है, यानी इतना टैलेंट है, पूल इतना टैलेंट है। ओके। और फैसिलिटीज इतनी है, जैसे लास्ट टाइम जब गए थे तो जिम विम हुआ, हम क्या जिम विम करके घर आके क्या खा रहे, दाल चावल। वो लोग के बाहर एक सेटअप है, पूरा प्रोटीन है, प्रोटीन बार्स है,
आपके फ्यूल मतलब पीने के लिए ड्रिंक्स हैं, सब कुछ है, वो फैसिलिटी आप ओपन करो खा लो। यहाँ पूछना पड़ता है कि कुछ मिलेगा क्या, कुछ है क्या। तो वो फैसिलिटी, डाइट है प्रॉपर है, मेंटली डाइट है और फिजिकली हम जब ट्रेनिंग करते हैं हम बस ऐसे फूस मार रहे हैं, टैकल मार रहे हैं, यहीं गिर जा रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि अरे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर जो इम्पैक्ट चाहिए वो वहाँ पर है। वहाँ पर मेंस टीम को खड़ा किया जाता है, उनको मार रहे हैं, उनके कोचेस पैड पकड़ रहे हैं, उनको मार रहे हैं, वो फिजिकलिटी ला रहे हैं। उनकी भी हाइट हमारी जितनी ही है, जापान चाइना इतने लंबे नहीं है, बट वो फिजिकली इतने फिट है, वो स्पीड में इतने फिट है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग है। वो ड्यूरेशन जो हमारा 2 महीने का कैंप है, उनके 6 महीना चलता है, 7 महीना चलता है। वो पूरे पूरे दिन एक ही जगह रहते हैं, टीम यूनिटी है, टीम स्ट्रेंथ है। हम क्या कर रहे हैं, ऑफ सीजन पे घर है, 6-6 महीने घर है, उसके बाद 2 महीने कैंप हो रहा है, उतने में हम कैंप भी कर रहे हैं, इंजरी फेस कर रहे हैं, रिकवर भी कर रहे हैं। तो वो फैसिलिटीज थोड़ी लैक हमारे यहाँ पर कम है जी। और पैसा कितना है स्पोर्ट में? पैसा है, जैसे हमें स्कॉलरशिप मिल जाती है, पर पैसा भी हर स्टेट में नहीं है, हर प्लेयर को नहीं है। उड़ीसा की मैं बात करूँगी तो एक पार्टिसिपेशन का भी 10 लाख 12 लाख मिलता है। हमारी दिल्ली टीम में हमें 1 रुपये भी नहीं मिला। तो ये चीज़ें बहुत, हाँ अभी हम लास्ट टाइम एशियन गेम गए थे तो सारी टीम को सिर्फ पार्टिसिपेशन का 11 लाख 10 लाख 5 लाख 6 लाख ऐसे मिला है। हम 3 लड़कियां थी दिल्ली टीम से, हमें 1 रुपये भी नहीं मिला। और इतना डिफरेंस क्यों है स्टेट वाइज? पता नहीं, उनके स्टेट बहुत सपोर्ट करते हैं, उड़ीसा के, बिहार के, महाराष्ट्र। तो आप जैसे इंडियन नेशनल हैं, सॉरी आप तो इंडिया नेशनल ही हैं, बट आप उड़ीसा की तरफ से भी खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते, हम लोग के जैसे स्टेट रिकग्नाइज है। अच्छा, अपना रिकॉग्नाइज तो मेरे जो आईडी है, जो भी प्रूफ है, वो स्टेट मेरे दिल्ली है, तो मैं दिल्ली से ही खेल सकती हूँ, दिल्ली ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और उड़ीसा वाले उड़ीसा ही, पर उड़ीसा में है कि उड़ीसा सिर्फ रग्बी को नहीं, ओवरऑल बहुत स्पोर्ट को वो सपोर्ट कर रहे हैं। हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, काफ़ी प्लेयर हैं जो किस कैंपस है, किड कैंपस है, वहाँ एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और हमारे दिल्ली स्टेट में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इस चीज़ का हमें बहुत वो होता है कि हमारे ही टीममेट्स 10-10 12-12 लाख एक मैच के, एक पार्टिसिपेशन के कमा रहे हैं और हम कुछ नहीं कमा रहे। जो स्कॉलरशिप थी वो भी कैंसिल कर देते हैं कि ये टूर्नामेंट आपका रिकग्नाइज नहीं है, ये टूर्नामेंट आपके उस लेवल पे नहीं है। तो हमें तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, जो भी मिलता है खुद के पैसे से। कैंप जाते तो पैसे मिलते हैं हमें, हमारा रग्बी इंडिया में कैंप के पैसे देता है, 60-70 हज़ार रुपये कैंप के मिलते हैं, डाइट के मिलते हैं। और आपस में अगर कोई प्राइवेट स्पॉन्सर मिल जाता है तो वो हमें पैसे दे देता है, अदरवाइज हमें कोई पैसा नहीं तो प्राइवेट स्पॉन्सरशिप रग्बी में मिलती है, होती है? जैसे हमारे एनजीओ टाई अप है हमसे, हमारे क्लब टाई अप है हमारे चीज़ से, तो उनके कोई बड़े लोग हैं, उन्हें हमें बुलाया, स्वागत किया, तो उन्हें हमें थोड़े 21,000 रुपये 20,000 रुपये बस इतना ही? इतना ही, और कुछ नहीं। 20-20 लाख 50 लाख ऐसा कुछ नहीं मिलता, ऐसा कोई नहीं ये देता? सिर्फ बिहार उड़ीसा में मिल सकता है। बिहार में एक पॉलिसी है गवर्नमेंट में कि मेडल लाओ जॉब पाओ। तो जितने भी हमारे लेवल पे, जूनियर लेवल पे खेल रहे हैं, वो सब एसआई के पोस्ट में, सब इंस्पेक्टर्स, सब सारे बिहार पुलिस में, कोई वन विभाग में, कोई किसी चीज़ में। उड़ीसा गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट उन्हें जॉब दे रही है। तो ये चेंजेस थोड़े हमारे दिल्ली टीम में या दिल्ली गवर्नमेंट में। आपके पास ये ऑप्शन होता कि आप दिल्ली से ना होके उड़ीसा से खेल पाते, बिहार से खेल पाते, तो आप ऑप्शन ले लेते? खेलते। ये तो पर बड़ी मेरा sad चीज़ है। एक क्वेश्चन है आपको, मेरे को आपने एक चीज़, जैसे मैं भी एथलीट रहा हूँ, मैंने नेशनल्स क्रिकेट खेला है, फुटबॉल खेला है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल नहीं, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस तो मैंने खेला है। बट मेरी फैमिली ने कभी सपोर्ट नहीं किया, यानी मैं सपोर्ट ही नहीं किया कभी किसी भी गेम में। क्यों? मेरे को आर्मी ऑफिसर ही बनना देखना था। तो मतलब उन्होंने डिसाइड किया था कि आप, हाँ, यानी मैं तो 24 घंटे बाहर ही, मैं पढ़ता नहीं था, मैं बाहर ही घूमता था। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने डाइट की बात की, प्रोटीन शेक्स की बात की, आपने प्रोटीन बार्स की बात की, आपने अच्छी फैसिलिटीज़ की बात की। मैंने आर्मी में मैंने भी अपना बहुत पर्सनल इक्विपमेंट खरीदा है, यानी बाहर अमेरिका से मंगाकर 15-20 लाख रुपए खर्च दिए, कुछ पैसे बचाए नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपनी जेब से कितना एक्स्ट्रा डाइट पे, जैसे आपको भी मालूम है कि आप वेजिटेरियन हैं,
सो आपको सिर्फ ट्यूसडे वेजिटेरियन हूँ। अच्छा ट्यूसडे ओके, मेरी तरह थे पहले, अब तो मैं टोटली हूँ। ओके, सो आप ट्यूसडे वेजिटेरियन हैं, सो आपको अपनी डाइट पे पैसा लगाना पड़ता होगा, जी है ना? जी आपको अपनी जेब से भी काफ़ी पैसा खर्चना पड़ा हो, जी। तो आप मैनेज कैसे करते थे? बिकॉज आपको उतना तो मिल नहीं रहा, तो आपने उस वाले जो आपको इंडिया खेलना था, आपको इंडिया की जर्सी पहननी थी, आपको इंडिया का ट्रैक सूट पहनना था, तो आपने किस प्रकार से वो एक्स्ट्रा डाइट के लिए कैसे आपने वो मोटिवेशन जो भी आपका था, आपने क्या क्या सेक्रीफाइसेस की, मुझको ये बताओ, क्या कुर्बानी दी आपने? बाहर पिक्चर नहीं देखने जाते थे, यानी ये नहीं, कैसे करते थे आप, मेरे को ये बताओ। जी पिक्चर की बात करें तो मैंने बहुत ही कम मूवी ऐसे थिएटर में देखी है। ओके मूवी का स्टार्टिंग से शौक नहीं था। ओके तो सेक्रीफाइस ये थी कि मैं अपने पसंद के कपड़े नहीं खरीदती थी, इस चक्कर में कि अगर मैं वहाँ पैसे वेस्ट करूँगी तो मेरे को शायद इससे मैं ये खा सकती हूँ। Okay. अभी भी मेरे घर में सिर्फ मैं ही हूँ ऐसा कि इन सब पैसे में वेस्ट करने में मुझे अजीब लगता है। कपड़े खरीदने, जूते खरीद, मिल गए तो वो अलग बात है, मिल जाए तो अलग है, पर मैं ऐसे नहीं खरीदती और मैं पहनती भी नहीं। मैं सिर्फ स्पोर्ट्स ही वेयर पहनती हूँ। शादी फंक्शन हो तो जबरदस्ती पहनने पड़ते हैं, Okay. अदरवाइज मैं शादी में भी नहीं जाती इस Very चक्कर में कि कपड़े खरीदने पड़ेंगे। Very वो nice. शादी में मैं ऐसे इसलिए नहीं, गई। बट वो वाला पैसा फिर आप अपनी खाने पे लगाती खाने हूँ। तो एक्स्ट्रा डाइट क्या लेते हैं आप, कितना आपका खर्चा आता है महीने का? जी ऐसे महीने का तो कभी अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो वो पैसा मुझे पता भी नहीं चलता, मैंने खाने पे लगा दिया। तो जैसे जैसे मैं ग्रो करते गई मुझे पता चल गया कि ये खाना मेरे लिए सही है। हमें ये खाने की फैसिलिटीज हमारे साइंस कैंपस में भी मिलती है, पर वो रेगुलर वो चीज़ खा के नहीं चीज़ें नहीं हो सकता, हाँ, दाल चावल से नहीं होगा। जब हमने सुना कि स्टेक बहुत अच्छी चीज़ है, हाँ, ब्रेस्ट अच्छी चीज़ है, चिकन ब्रेस्ट, हाँ, तो वो हम बाहर जाके कैफे में कुछ ऑर्डर नहीं करते, ये स्नैक्स वगैरह हमें वो ला दो। फ्लोरेंटाइन फिश है, बहुत सारी चीज़ें मैंने नई नई सीखी है कि ये खाने से शायद चीज़ें अच्छी ग्रो करेगी, ये करेगी। पर क्या वो ग्रो की? जी फर्क पड़ा आपको? जी बहुत फर्क very पड़ा। good. तो वो Okay. डाइट में मुझे फर्क पड़ा। पर ऐसे अगर मैं नॉर्मली देखा जाऊँ ना तो मेरे को लगता है कुछ भी खाओ ना तभी चलेगा, क्योंकि जब मैं कुछ भी खाती थी तो मैं बहुत अच्छा खेलती थी। ऐसा मुझे फील हुआ है Yeah. कि नहीं, जब मैं you are कुछ right. भी खाती थी तो मैं बहुत अच्छा खेलती थी। जब मैंने ये डाइट फॉलो किया ना मेरी इंजरीज कभी हो जाती है है ना, एकदम मेंटली। अगर मैं ये खाना चाहूँ ना, मेरी पसंद की चीज, जैसे शुगर मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। पहले मैं बहुत खाती थी, बिना शुगर के मैं रह नहीं पाती थी। तो टॉफी, मुझे लगता था चॉकलेट, टॉफी वॉफी नहीं, मतलब अच्छी चॉकलेट खाना, डार्क चॉकलेट खाना, शुगर, एंटीऑक्सीडेंट्स और उन सब ऐसे के। चीजें अभी भी खाती हूँ, पर लिमिट पे खाती हूँ। तो जब मैं वो सारी चीजें खाती थी तो मुझे लगता था कि वो शुगर ग्लूकोज का काम कर रही है, वो मेरे को रिकवरी दे रही है। कार्ब्स अगर मैं लोड करती थी तो जो भी मैराथन रनर है वो ज्यादातर कार्ब ही तो लोड करते कार्ब हैं। लोडिंग होती है, हाँ। मैं चावल खाती थी बहुत, सब कहते थे चावल खाने से मोटी होगी, ये नहीं कोई, मैं भी मुझे फर्क ही नहीं खाता पड़ता। हूँ, मैं भी खा लेता हूँ काफी चावल, वही दिन चीज। के 4-5 तो बार ही खाता जैसे हूँ। जैसे दिमाग में घुसाते गए ना कि आप अगर डाइट फॉलो करोगे, ये नहीं खाओगे, ऐसे नहीं खाओगे, तो हम कुछ चीज खाने से भी डरते हैं। हम ये ऐसा तो नहीं हो जाएगा। सप्लीमेंट्स लेते हो आप? जी मैं प्रोटीन, क्रिएटिन, फिश ऑयल, ये सब सब लेते हो? अभी स्टार्ट किया 2-4 सालों में। कोई परफॉर्मेंस एनहांसिंग लगे? जी लगी। गुड, जी जैसे अच्छे हैं प्रोटीन में अगर ले रही हूँ, जैसे हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं, तो कौन सा प्रोटीन लेती हैं आप? वे का लेते हैं। अभी तो हमें फास्ट एंड अप भी मिल रहा है। अच्छा, तो वो नॉर्मल चीज़ें वाला है वो, काम चलाते हैं, काम चलाना, ठीक चला है। लेते फास्ट एंड अप तो चलो ठीक है, ओके, ठीक है, मतलब इतना भी बुरा हाँ, नहीं है, यानी ऐसा नहीं। लेकिन टॉप नॉच नहीं है। हाँ वो ऐसा नहीं है। Okay. तो वो अगर जैसे प्रोटीन लेना भी मैंने कुछ कैंप में ही स्टार्ट किया है, वैसे खुद से कभी तो protein कितने स्कूप्स लेते हो आप? एक स्कूप ही लेते हैं, बाकी हम जैसे डाइट में खाने से कंप्लीट करते हैं। Okay. तो मैंने पूछा था अपने साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी मैडम, क्या बोलते हैं उन्हें, न्यूट्रिशनिस्ट मैडम, या न्यूट्रिशन मैम से पूछा था कि मैम हम 2 स्कूप ले सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ज़्यादातर आप खाने से ही कंप्लीट करो, 1 स्कूप लो, और अगर नहीं फुलफिल होता है तो आप 2 स्कूप ले सकते हो, बट अवॉइड करो। ओके, एंड इसमें अगर ये प्रोटीन लेने से कोई बैन और वो जो एथलेटिक एसोसिएशंस, आपकी रग्बी एसोसिएशन है, उसमें कोई फर्क तो नहीं पड़ता? डोपिंग का जो चक्कर? नहीं, 2 टेस्ट हुए हैं मेरे, काफ़ी हुए हैं। अच्छा, ऐसे पकड़ लेते थे रैंडमली, पकड़ते हैं, हमें मजा आते थे कि चलो चलो ले चलो, कुछ तो है नहीं, चलो चलो। चलो ठीक है। अच्छा, वे यानी क्लियर है उस मामले से। वो तो सप्लीमेंट, आई थिंक डोपिंग में तो वो सब स्टेरॉइड ये सब परफॉर्मेंस एनहांसिंग। वो हमसे पूछते हैं कि आप क्या लेते हो, हम पहले बता देते हैं कि हम ये प्रोटीन, ये कैल्शियम, अच्छा, वो पूछते हैं आपसे? ये सब लेते हैं, और ये रिकमेंड किए गए हैं हमें, हम खुद से नहीं लेते, क्योंकि स्पॉन्सर है, हमारे टी शर्ट में नाम भी है, सब कुछ है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, वो सब्सटेंस तो है नहीं, आएगा नहीं वो ड्रग में।
तो बाकी पूछ लेते हैं, आएगा नहीं आएगा वो पता नहीं क्या है, बट अभी तक तो नहीं है। चलो, और वो पूछ लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो वो वाली चीज़ें हैं। तो मुझे लगता था प्रोटीन जब मैंने इनटेक किया तो मेरा फैट परसेंटेज थोड़ा कम हुआ, और स्पीड में, स्ट्रेंथ में, मेंटली जो मैं ट्रेनिंग जैसे बहुत लेजी फील करती थी, तो वो थोड़ा मुझे उसमें फ़र्क नज़र आया। तो मैं अभी मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि एक स्कूप प्रोटीन तो मैं ले ही लूँ, तो बाकी मैं खाने से पूरा। मुझे ये बताओ कि आपकी चीट मील क्या है? क्या सबसे अच्छा क्या लगता है खाने को जिसमें कुछ देखना ना पड़े? प्रोटीन छोड़ दो अभी, ये सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? मैं वो गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, मैं खाता नहीं हूँ लेकिन ऐसा बर्गर पिज़्ज़ा ही अच्छा लगता है ऐसे। बर्गर पिज़्ज़ा कितनी बार महीने में खा लेते हो? खा लेती हूँ मैं तो, अब खा लेती आप हूँ। नहीं रुकते? अब नहीं रुकती अब मुझे, क्योंकि मैंने बाहर के एथलेटिक्स की डाइट देखी, हाँ, कैसी डाइट है? हाँ, उनकी रग्बी डाइट प्लेयर्स बताओ। की। तो अभी जब आरपीएल में हम एक ही स्टे कर रहे थे, एक ही जगह पे, हाँ जी। प्लेयर्स भी, ऑफिशियल्स भी, कमेंटेटर्स भी। ओके। तो बॉम्बे में औरिका होटल है बहुत बड़ा, उसमें हम कर रहे थे, नीचे हम मेस में खाते थे, मतलब डाइनिंग एरिया में खा रहे हैं। तो वो पास्ता खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उनको वाओ। पता है कि वो वहाँ पर निकालेंगे ट्रेनिंग यानी सेशन अपनी पे, हाँ वो खा रहे हैं, वो भर भर के खा रहे हैं, एक बार दो बार आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम के साथ रसगुल्ले खा रहे हैं, सब खा रहे हैं। तो हम उन्हें देख रहे थे, हमने कहा जब ये खा रहे तो हम क्यों नहीं खा सकते? हमने भी खाया, या हमने भी खा लिया। फिर ये होता है जब ऑफ सीजन होता है तो कुछ भी खा लेती हूँ मैं। बस मैं ऑयली चीज़ हूँ कि मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, मैं ऑयली चीज़ अवॉइड करती हूँ, पूड़ी पराठे। और स्पाइसी मिर्ची स्पाइसी तीखा? बहुत कम, हमारे घर में स्टार्टिंग से ही नॉर्मली खाना बनता अच्छा, है। नॉर्मल खाना। बाहर भी नॉर्मल एथलेटिक्स के लिए, मतलब एथलीट के लिए यही बनता है, तो Okay. अवॉइड ही करती हूँ। बाकी बर्गर भी खा लेती हूँ, पिज़्ज़ा भी खा लेती हूँ, ओके। सब खा लेती हूँ। जब आपकी ट्रेनिंग चलती है, यानी जब आपका कैंप लगता है, तो उसका पूरे दिन का वो क्या होता है? यानी शेड्यूल क्या होता है? कैसे दिन शुरू होता है? कैसे चलता है? कितना वो आप लोगों की कितनी आपको ट्रेनिंग कितने घंटे, कितना रेस्ट, कैसे चलता है वो बताइए। जी, जैसे अभी लास्ट कैंप जब हुआ था तो मॉर्निंग सेशन था हमारा, तो अब तो थोड़ा टाइमिंग चेंज कर दिया, 8:30 to 9 कुछ समथिंग ऐसे ट्रेनिंग स्केड्यूल है हमारा। पहले हमारा मॉर्निंग 6:30 रहता था। तो उसमें जब बच्चों को पता चला कि वो नींद पूरी नहीं हो रही है, स्लीप साइकिल पूरा नहीं हो रहा है, टायर्डनेस ज़्यादा हो रहा है, टाइम कम मिल रहा है, तो 8:30 to 9 शिफ्ट कर दिया। तो हम मॉर्निंग उठते हैं 7-7:30, ब्रेकफास्ट करते हैं प्रॉपर अच्छा, साय में काफ़ी अच्छे खाने मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है, कार्ब मिलते हैं, बहुत फैसिलिटी है, ऑप्शन काफ़ी है खाने की। उसमें से यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहाँ पर? दिल्ली में ही है? कोलकाता। अच्छा, कोलकाता में। कोलकाता में कैंप रहते हैं हमारे। अच्छा, ओके। तो वहाँ ब्रेकफास्ट किया, ट्रेनिंग मतलब रेडी वेडी हुए, 10 बजे अगर सेशन है तो 9:30 निकल गए, वार्म अप किया, 10 to 11 अगर जिम सेशन है तो 1 घंटे का जिम हुआ। जिम के बाद तुरंत फील्ड सेशन होता है, तो 11 to 12:30 फील्ड सेशन होता है 1 घंटे का, जिसमें हमने स्किल्स कर लिया, थोड़े पासिंग, थोड़ा सिनेरियो क्रिएट कर दिया। फिर हम घर आए, फ्रेश वगैरह हुए, लंच किया, प्रॉपर अच्छे से लंच किया, देन अगेन इवनिंग ट्रेनिंग है 4:30। फिर तो लंच के बाद रेस्ट है? रेस्ट है। 1 बजे लंच करने के बाद 3 बजे तक 3:30 रेस्ट है। Okay. सोना है सो जाओ, रेस्ट करना है, मोबाइल nap देख लेनी लो, है, मोबाइल देखनी है, कुछ भी करो। हाँ। कुछ भी करो, वो आपका टाइम है। फिर 4:30 to 5:30 हमारी एक और ट्रेनिंग रहती है, एक 1.5 घंटे की ट्रेनिंग। उसमें हम फुल इम्पैक्ट रनिंग, स्पीड, स्ट्रेंथ, पैड होल्डिंग के साथ टैकल मारना, ये सारी चीज़ें होती है। फिर घर आते हैं, फ्रेश होते हैं, इवनिंग 8:30 या 8 हमारा डिनर टाइम रहता है। उसके बीच में हमारी साइकोलॉजी सेशन हो जाती है, नहीं हुआ तो कोई साइकोलॉजी क्या सेशन होता है? वो क्या होता है? हमारे माइंड कितना काम कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, किस तरीके कौन से लेता है सोच वो? रहे हैं। हमारी सारे सब चीज़ों के लिए अलग अलग प्रोफेशन के लिए टीम है हमारी। साइकोलॉजी अलग है, न्यूट्रिशन अलग है, तो यानी कोई टीचर आते हैं? टीचर आती है, साइकोलॉजी मैम आती हैं। वो क्या करती हैं? वो पूछती हैं हमसे, सवाल करती हैं कि आप पूरे टाइम ये कर रहे हो तो आप क्या फील कर रहे हो, कितने मोटिवेशन हो, कितने मतलब एनर्जी है आपके अंदर। वो फिर एक्टिविटी कराएंगी, कुछ कराएंगी, तो उससे पता चल जाता है ना कि हम मोटिवेटेड हैं कि दिमाग मोटिवेटेड है? है या हम ऐसे ही लेजी हैं या कुछ। एक्टिविटी जैसे क्या करवाएंगे? गेम होगा, सिनेरियो क्रिएट करेंगे, गेम्स होता है, पजल्स होंगे, टीम के साथ एक आपस में कोई भी कुछ भी टॉपिक दे देंगे, उसके रिलेटेड बात होगी, टीम के रिगार्डिंग, रग्बी के रिगार्डिंग, ये सारी चीज़ें हम उस गेम में एक्टिविटी में खेलते हैं। ठीक है। फिर अगर साइकोलॉजी सेशन नहीं होगा तो टेक्निकल सेशन होता है। टेक्निकल में क्या होगा, जो हमने ट्रेनिंग करी है वो एनालाइज करेंगे हम,
बोर्ड अच्छा, सेशन होते हैं टीवी पे। टीवी पे, वो रिकॉर्डेड रहता है हमारा डेली, 2 सेशन करते हैं। फिर उसमें जो गलत करेंगे उसको सही करने की कोशिश करेंगे, या और इम्प्रूव कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। वो टेक्निकल सेशन होते हैं 1 घंटे का, तो वो सबको के खा के फिर हम वो कितने बजे तक खत्म होता है? 1 घंटे का रहता है सारी चीज़ें। तो सब ये सब कुछ टेक्निकल साइकोलॉजी सब खत्म होते थे कितना टाइम हो जाता है? 8 बजे से पहले सब खत्म हो जाता है। 8 बजे से पहले। अगर एक दिन साइकोलॉजी तो टेक्निकल नहीं होगा, टेक्निकल है तो साइकोलॉजी नहीं होगी, फिर न्यूट्रिशन मैडम आ जाएगी तो वो डाइट का प्रोग्राम ले आके आ जाती हैं, उनके साथ बातें होती है, आज क्या खाया, आज सुबह क्या फील कर रहे हो, ये खाने से क्या फील कर रहे हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो सब अलग अलग मैम आती हैं, टीचर्स आते हैं, वो पढ़ाते हैं सारी चीज़ें। तो 8 o'clock वो खत्म हो जाता है? सब 8 बजे तक सब खा पी कर हम 8 आप बजे हमारा लंच खाना, डिनर भी कर लेते हो? हम 9 बजे तक सारी चीज़ें हो जाती है हमारी। अच्छा, और उसके बाद उसके बाद लाइट्स आउट, यानी सो जाओ फिर? सोना है सो जाओ, नहीं सोना है नहीं सो। तो क्या करते हो आप लोग? पिक्चर देखते हो? नहीं, मूवी का शौक नहीं है ऐसे। Netflix? टीम से बात करते हैं, जो रूम पार्टनर्स होगा उससे बात करते हैं कि क्या फील हुआ तुझे, क्या चेंजेस करने चाहिए, थोड़ी बहुत बात करके। तो कितने बजे सोते हो आप लोग? 9:30 कैम्प में तो 9:30 10 ऑलमोस्ट डन, सब सो जाते हैं सब सो जाते और फिर सुबह 7:30 उठते हो? फिर सब 7:30। ओके। ये जो कैंप की बात कर रहे हैं, ये कैंप है किस चीज का कैंप? इंडिया कैम्प। इंडियन कैंप, इंडिया कैंप इंडियन टीम मतलब प्रिपेयरिंग फॉर अ कंपटीशन। जो इंडिया की ही जो टीम है, फॉर एग्जांपल रग्बी वुमेन्स टीम, इनका कैंप है इन्हीं को ट्रेन करने के लिए। ठीक है, कितने टाइम का होता है? 2 महीने, 50 दिन, 60 दिन। और ये कितनी बार होता है? जो इवेंट से पहले, जैसे इवेंट से पहले। अच्छा, तो कोई टूर्नामेंट आने वाला है, कुछ शुरू होने वाला है, तो उससे 2 महीने पहले ये होगा। जी। अच्छा, तो एक ही जगह पे हम ट्रेनिंग करते हैं। फिर जैसे कोलकाता में कैंप होगा तो सारे बच्चे कोलकाता आएंगे। कैंप हमेशा कोलकाता में ही होता है? उड़ीसा, कोलकाता, बॉम्बे, अच्छा। ऐसे ऐसे अलग अलग जगह। दिल्ली में नहीं होता कैंप? दिल्ली में अभी बहुत पहले होता था, अब नहीं होता। अच्छा, ओके। तो बाहर वाली कंट्रीज वाले जो हैं वो 6 महीने का कैंप करते हैं। जी, बेसिकली उनकी प्रैक्टिस हमसे ज़्यादा है जी, और सब कुछ ठीक है। प्रैक्टिस भी ज़्यादा है, एक्सपोजर भी ज़्यादा है, ज़्यादा मैचेस भी खेलते ज़्यादा हैं। है, बड़ी बड़ी टीम के साथ खेलना। जैसे हम तो अभी एशिया कंट्री के साथ ही खेलते हैं, अभी थाईलैंड गए, जापान गए, एक्सपोजर के लिए भी जाते हैं 10-10, 15-15 दिन। आपने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला अभी तक? ओह, ओके ओके ओके, उनसे नहीं खेला। ओके ओके। हमने ऑस्ट्रेलिया की डेवलपमेंट टीम से खेला है। वो क्या होती है? यानी इंडिया A B C B और C टीम की तरह? डेवलपमेंट टीम के साथ। अच्छा, A के साथ नहीं कभी खेले? और न्यूजीलैंड के कुछ प्लेयर जैसे बाहर से खेलने के लिए आ जाते हैं दूसरे क्लब से, उनके 1-2 प्लेयर उस क्लब में है तो वैसे खेला है, पूरी मेन टीम से नहीं खेला। ओके ओके ओके। तो आप लोगों के ये प्रैक्टिस मैचेस किसके साथ होते हैं? जैसे आपने लेडीज टीम है तो आपके मेन के साथ भी प्रैक्टिस मैच होते हैं? होते हैं। ओके। मेंस के साथ भी फुल कांटेक्ट नहीं होता है, टच होगा, 2 हैंड टच रहता है। अच्छा, ओके। सिनेरियो पूरा, हाँ, हैंड टच होगा, टच होगा। मैं जैसे टैकल में टैकल मारते हैं, टच में आपको नहीं, टच दे करना है कांट बस। हैव अ कंप्लीट टैकल, कंप्लीट टैकल। मतलब आपको इंजरी हो सकती है उसमें। हाँ जी, Yeah. इससे ज़्यादा अगर तो टच मैचेस खेलते हैं। और अगर नॉर्मल कांटेक्ट भी खेलना है तो वो नहीं मारेंगे, हम मारेंगे, ऐसा खेलते हैं। समझ। तो आप कैप्टन भी रही हैं इंडियन टीम की। मुझे ये बताओ कि कैप्टन और नॉर्मल प्लेयर में फ़र्क क्या है? क्या आपने डिफरेंस महसूस किया? यानी कि क्या क्या चेंज लगा आपको कि कैप्टन और नॉर्मल प्लेयर आप भी खेले हो? क्या डिफरेंस था उन दोनों में? जब मैं नॉर्मल प्लेयर में खेल रही थी तो मैं कुछ भी करने से कुछ भी कर देती थी, मस्ती मजाक कुछ भी बोल देना, कैसे भी कर देना। तो वो चीज़ नहीं थी कि कोई मुझे देख रहा है या मुझे मेरी टीम को चीज़ें दिखानी है, कुछ ऐसा। तो मस्ती मजाक चलती थी, फन में मैं ट्रेनिंग करती थी। जब मैं कैप्टन बनी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एग्जाम्पल सेट करना पड़ता था। अगर प्लेयर थक रहे तो थकना नहीं पड़ता था, अगर प्लेयर रुक रहे तो रुकना नहीं पड़ता था, उन्हें बताना पड़ता था। तो एक एग्जाम्पल आपको सेट करना पड़ता है। और मैं ये नहीं मानती कि मैं लीडर बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग से, डे 1 से मैं बहुत अच्छे तरीके से लीड करती थी टीम को, मस्ती मजाक में भी लीड ही करती थी। तो जब मैं क्लब खेलती थी, स्टेट खेलती हूँ, तब भी लीड करती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि एक अच्छा लीडर हमेशा कैप्टन बने या एक कैप्टन एक अच्छा लीडर हो। ये क्वालिटी बहुत अलग अलग लोगों पे देखी है मैंने। तो लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। जब मैं कैप्टन बनी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मुझे एक दायरा मेंटेन करना पड़ता था।
और एक पंचुअलिटी मैंने उस टाइम पे लाई कि तो पहले पंक्चुअल नहीं थे एज प्लेयर? पहले मैं बहुत मज़े में लेती थी सारी चीज़ें, ओह हंसना मजाक करना, ट्रेनिंग सेशन भी हंसती थी, सब कुछ करती थी। पर जब मुझे लगा कि मेरे को देख के मेरी टीम मोटिवेट हो सकती है, मुझे देखकर मेरी टीम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, तो वो चेंजेस मुझे लाने पड़ेंगे। तो पहले ये था कि कोई और हैंडल करता था, तो ऐसा नहीं था कि मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट करती थी, वो मैं अपने ही जोन में थी, एक अपना ही मेंटेन रखती थी। जब कैप्टनशिप मिली तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पंचुअलिटी, दूसरे से जाकर बात करना, दूसरों की प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम मानना, टीम को किस तरीके से आपको मोटिवेट करना है, बकअप करना है, वो सारी चीज़ें भी मेरी चेंजेस वहाँ पर आई। तो मेरा लाइफस्टाइल भी बदला। तो कैप्टन की कोई अलग ट्रेनिंग होती है? नहीं, कोई अलग ट्रेनिंग है? खुद ऑटोमेटिक चीज़ें आती हैं। जब आपका प्लेयर आपके नॉर्मल तरीके से आपसे बात करता है कि दी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको लगता है ना कि यार ये इसकी प्रॉब्लम है तो मेरी भी होगी, तो मुझे वो शॉर्ट आउट करनी है, वो क्लियर करनी है। ओके। तो अगर उसको टैकल लग रहा है तो मुझे भी उसको टैकल मारना है, दूसरे को जिसने मेरी टीम को मारा है। तो वो खुद से जनरेट होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट होती है, वो फीलिंग जनरेट होती है, वो मैंने फील करी है। तो प्लेयर सारे अच्छे होते हैं, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो इम्पोर्टेंस है वो मैंने फील करी है उसमें। वो Championship में। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट फन भी है, मजाक भी है, एक लिमिट पे है, सारी चीज़ें हैं। तो फिर ये होता है कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो कैप्टन को ही आकर बोलते हैं। अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो भी कैप्टन सुनता है, बुरा परफॉर्मेंस करोगे तो भी कैप्टन सुनता है। मैंने तो न्यूज़ आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें सुनी है कि शीतल की टीम इतने गंदे तरीके से हारी है। मैंने ये भी सुना है कि शीतल की टीम एशियन गेम में गई है। तो वो सिर्फ मेंटली कि आप उसको किस तरीके से लेकर जाना चाहते हो, तो मैं सब चीज़ें अच्छे से लेकर जाती थी। मैंने कभी ये फील नहीं करी टीम है, हार जीत होती रहती है, माइंडसेट वही रखा सेम। मोटिवेट कैसे करते थे आप अपनी टीम को कि अपनी जान से ज़्यादा खेलने के लिए? जी, जैसे कैसे करते थे? क्या बहुत जैसे ट्रेनिंग सेशन में थक जाते थे, इतनी स्प्रिंट्स होती थी, इतने टैकल होते थे, वो थक के बैठ जाते। तो हमारा एक गोल था कि हम पूरे 2 घंटे की ट्रेनिंग पे बैठेंगे नहीं। अच्छा, ये आपने रूल सेट किया हुआ था? हाँ, हमारा स्टार्टिंग से, हमारी जो पहले की कैप्टन भी रही है, अभी भी रही है, तो हमारा ये रूल है, कोई भी इस इंडिया टीम में आएगा वो 2 घंटे हो 3 घंटे हो बैठेगा नहीं। और ग्राउंड के अंदर? हाँ, बैठेगा नहीं, आप टिका नहीं सकते हो, आप अपने आप को आराम से नहीं नहीं कर सकते हो। ओके। आपको खड़ा ही रहना पड़ेगा 2 पैर में। और दूसरा था कि आप थक रहे हो कुछ भी हो, एक साथ ही पानी पियेंगे। ये team Very good. unity है। अरे नाइस। आप आग जाकर पानी पी रहे हो क्योंकि सेम काम कर रहे हैं पूरे 12 के जो भी 50 प्लेयर हैं, 20 प्लेयर है, वो सेम काम कर रहे हैं। तो आप जाके अपनी वो नहीं कर सकते, पियेंगे खाएंगे पियेंगे एक साथ, मरेंगे भी एक साथ, जाएंगे भी एक साथ। तो जर्सी से लेकर कि क्या पहनना है, क्या खाना है, कब जाना अच्छा, है। कोई अपनी मर्जी से कपड़े और नहीं पहन सकता? हमारी ट्रेनिंग जर्सीज मिलती है हमें 4-5, तो वही ट्रेनिंग जर्सी हम पहनते हैं। Okay. हमारे स्पॉन्सर रहते हैं, पर हम डिस्कस कर लेते हैं आज क्या पहनना है क्या नहीं। ऐसा नहीं है कि नहीं पहन सकते, पहन सकते हैं, पर वो डिस्कस रहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक एज अ टीम ही बाहर निकले और एज अ टीम ही हम अंदर जाएं। कि अगर हमें कोई दुनिया भी देख रही है तो वो लाइन एक सेटअप हो रहा है कि ये इंडिया टीम। वो तो सारी यानी पूरे वर्ल्ड की इंटरनेशनल टीम्स तो अपनी कंट्री के लिए वही करती होंगी, जी। जनरली वही रहता तो है। वही था, तो थकते थे तो हम मोटिवेट करते थे कि अरे नहीं यार, खेलना है, टिकना है, मत करो ऐसा, ये मत करो। हम भी थक रहे होते थे पर हम वो शो नहीं कर पाते थे कि हम थक रहे हैं। पहले थक जाते थे तो शो कर देते थे, अरे थक रहे। सबसे प्राउड मोमेंट क्या था? सबसे गर्व कब महसूस हुआ इंडिया की का ट्रैक सूट या फिर इंडिया की जर्सी पहनकर? सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या था? मेमोरेबल मोमेंट था कि जब मैंने फर्स्ट टाइम, मेरा 2018 में इंडिया टीम के लिए जब सिलेक्शन हुआ था। कैम्प के लिए हुआ था, पर मैं टीम में नहीं हुई थी। ओके। तो मैं जैसे 15 साइड था तो 23 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे, मैं 24 या 25 नंबर में थी। ओके। तो मैं वो सिलेक्ट नहीं हुई थी। उसके बाद 18 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 19 में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वो सबसे प्राउड मोमेंट था कि वो सिलेक्शन, वो इंडिया खेलना, और फिर जब हम खेलने जा रहे हैं वो राष्ट्रीय गान बजना, तिरंगा फोटो, हमने अपने तिरंगा की फोटो ले रखी है, राष्ट्रीय गान बज रहा है, हमारे आंसू आ रहे हैं। वो फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे जब इंडिया रिप्रेजेंट किया था तब किया था। जब इंडिया रिप्रेजेंट करने गए थे तो सबसे पहले खबर किसको दी थी? मम्मी को। मतलब ऐसे किया था कि कॉन्फ्रेंस में जो भी मेरे घर में कोई भी चीज़ होती थी हम कॉन्फ्रेंस लेते थे एक दूसरे को, काफ़ी भाई बहन है और हाँ, मम्मी है, तो एक एक को बात करूँगी तो वो मोमेंट में शेयर नहीं कर पाऊंगी, वो फीलिंग।
सबसे जैसे जितने लोगों से बात करूंगी वो सैड होगी ऐसे। तो मैंने कहा मम्मी एक मिनट फ़ोन मत काटना। फिर दीदी को लिया, फिर भैया को लिया, सबको लिया। फिर मैंने बोला कि जैसे मेरे घर में ये था कि कोई भी आप टूर्नामेंट खेल रहे हो, कोई भी अचीवमेंट है तो आपको गिफ्ट मिलेंगे। ओके मुझे ऐसे बोला जाता था। तो मेरे जितने भी जूते हैं वो मेरे बर्थडे में आते थे, और कोई भी ट्रैक सूट है या कोई भी चीज़ें फ़ोन से लेकर लैपटॉप से लेकर मुझे मिली है बिकॉज ऑफ टूर्नामेंट और अचीवमेंट। तो मैंने बोला कि देख लो अब लैपटॉप रेडी रखना क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे उस टाइम पे ऐसे मैकबुक चाहिए था, ये चाहिए था, तो डिमांड भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा थी। तो डिमांड तब पूरी होगी जब चीज़ें भी अच्छी होंगी, आप कुछ अचीव कर लोगे। या तो मैंने तो फैमिली मेंबर्स ही लेकर देते थे? अरे वेरी गुड। तो आपस में कॉन्ट्री करते थे और फिर वो मुझे गिफ्ट करते थे, तो ऐसा था। ऑसम। बहुत सही। एनीथिंग यू वांट टू हैव? मैं मुझे एक बार ना ये मतलब ऐसे काफी अच्छा नोट है, Yeah. दिस इज अ गुड नोट टू एंड ऑन। हाँ मुझे एक्चुअली मैं बस ये जर्नी सुनना चाहता हूँ कि कोई इंडिया रिप्रेजेंट करने तक पहुँचता कैसे है, मतलब वो जर्नी होती कैसे है कि आप अपना क्या स्टेट खेलते हो, क्या फिर नेशनल होता है, फिर मतलब मैंने कुछ नहीं खेला है तो मैं जानना चाहता हूँ। जी, जैसे स्टार्टिंग मैंने क्लब से स्टार्ट किया, मैंने क्लब रिप्रेजेंट किया। क्लब मतलब दिल्ली हरिकेन्स क्लब है, तो ठीक है। हर स्टेट में एक एक दो दो क्लब है जहाँ पर रग्बी की ट्रेनिंग होती है, वहाँ से बच्चे खेलने जाते हैं। तो आप ये क्लब कैसे पहुंचे? एथलेटिक्स से, एथलेटिक्स में थी, सिलेक्शन के लिए गई थी, वहाँ से सिलेक्ट आपने ट्रायल दिया होगा रग्बी ट्रायल दिया। हाँ जी अच्छा, तो ट्रायल से एंट्री होती है। जी, ठीक है। ट्रायल दिया। तो मतलब मैं कल जाके दिल्ली हरिकेन में नहीं कह सकता कि भाई मैं भी रग्बी खेलूंगा। क्या कह रहे हो आप? मैं कल जाके ऐसे दिल्ली हरिकेन में बोल नहीं सकता कि भाई मैं भी रग्बी खेलना चाहता हूँ। आपको वहाँ पर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हाँ। सिलेक्शन लेने पड़ेंगे। हाँ, तो मतलब वो मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे मेहनत जाके। करनी पड़ेगी। ठीक है। तो एक सपोर्ट मतलब पीछे से बैकग्राउंड था स्पोर्ट्स का, थोड़ा सा रनिंग वनिंग अच्छी थी, फिजिकलिटी अच्छी थी, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, ये सारी चीज़ें तो थी। तो रग्बी में सिलेक्शन हुआ, तो फर्स्ट टाइम मैंने क्लब खेला। क्लब खेलने के बाद मैंने फेडरेशन खेला, सेवेंस, फेडरेशन क्या हुआ? दिल्ली सेवेंस में। जो रग्बी की फेडरेशन के मैचेस फेडरेशन। होंगे। हाँ। अच्छा, आपस में अलग अलग स्टेट के फेडरेशंस होते हैं। ठीक है। वो फेडरेशन खेला, उसके बाद स्टेट टीम में सिलेक्शन हुआ, स्टेट टीम खेल के नेशनल खेला। नेशनल से 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ इंडिया कैंप के लिए। ठीक है। तो वहाँ पर जो भी प्लेयर्स आते हैं जो अच्छे खेल रहे होते हैं उनकी नंबर लिखकर, नाम लिखकर सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको एक कॉल आती ठीक है है। कि आप इंडिया टीम में सिलेक्ट हो गए हो। फिर मैं टीम में गई, वहाँ पे मुझे रिजेक्शन मिली। फिर दोबारा से यही टीम में गए हो तो फर्स्ट टाइम reject- शी कुड First क्लियर time है। जब 2018 में हुआ नहीं, रिजर्व में थे। अच्छा, रिजर्व में 23 जो लोग थे। खेल नहीं रहे फील्ड पे। 2018 में मेरा फर्स्ट इंडिया कैंप था, उसमें मेरा सिलेक्शन इंडिया टीम में नहीं हुआ था। अच्छा, तो इंडिया कैंप में जो लोग जा रहे हैं वो मतलब कितने लोग जाते हैं मोटा मोटी कैंप अराउंड पे? 50, 60, 30 अच्छा, तो ऐसे 50-60 लोग जाते हैं कैंप में, और उनमें से ये जो प्लेइंग 7 या प्लेइंग 15 है 12 वो select सिलेक्ट होते होंगे। हैं। 12 होते हैं 7 के लिए, 7 प्लस जो आपका रिजर्व है। जी। ठीक है, ठीक तो है। जैसे अगर सेवेंस का कैंप है तो 30 प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, उसमें से आपको टॉप 12 सिलेक्ट करना है। ठीक है। और 15 का कैंप है तो आप 50, 60 प्लेयर्स लाते हैं, उसमें से आपको 23 का स्क्वाड जाएगा, समझा। ऐसे जाता है। ठीक है। तो 15 का कैंप था, मेरा सिलेक्शन हुआ था। फिर मैं वापस घर आई, फिर सेम चीज़ें करी, क्लब खेला, नेशनल खेला, फिर नेशनल से दोबारा सिलेक्ट हुई। आपका सिलेक्शन जब पहली बार नहीं हुआ था उसमें ये बताते हैं कि क्यों नहीं हुआ है? हाँ जी, बोला था एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा एक्सपीरियंस की कमी है, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो यही है मुझे। और ये मतलब जायज़ था हाँ कि? था, क्योंकि अच्छा। जैसे 16 पे मैंने लास्ट में स्टार्ट किया है, 17 एक साल के अंदर मेरे इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो गया। पर जो मुझसे पहले एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, जो रग्बी के जानते हैं, रग्बी खेलते हैं, उनका सिलेक्शन है वो मैंने एक्सेप्ट किया अच्छे नोट पे। घर गई, सेम चीज़ें फॉलो करी, अपना में थोड़ा एक्सपीरियंस लाया, काफ़ी मैचेस खेले, टूर्नामेंट खेले। फिर सेम मेरा सिलेक्शन हुआ 2019 में 15 कैंप के लिए ही। फिर मैं उस प्री कैंप था पहले, प्री कैंप से सिलेक्ट हो गए, फिर हम मेन कैंप में गए। फिर मेन कैंप से सिलेक्ट हो गए, फिर हम लोग टॉप 23 का स्क्वाड सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने 19 में इंडिया रिप्रेजेंट किया, 15, फिर उसी के 2 महीने बाद सेवेंस का टूर्नामेंट था, फिर मेरा सिलेक्शन सेवेंस में भी हुआ। ये टूर्नामेंट जो आप कह रहे हो ये किस लेवल का टूर्नामेंट है? एशिया लेवल का। एशिया लेवल, ठीक जी। है। तो 15 चैंपियनशिप थी, पहले वो खेली, फिर एशियन चैंपियनशिप थी सेवेंस की, फिर वो खेली, फिर तब से मैं इंडिया टीम में कंटिन्यू हूँ। समझा। खेलना मुझे नेशनल, स्टेट सब पड़ता है, बट एक जैसे हाई परफॉर्मेंस एथलीट सिलेक्ट हो जाती है टॉप 20, टॉप 30, तो फिर हम डायरेक्ट कैंप में जा सकते हैं, ऐसा होता है। समझा।
मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आपको इंजरी भी हुई है, जी मेरे को ये बताइए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्यूअर्स को ये जानना की ज़रूरत है कि जब एक स्पोर्ट्समैन या एथलीट जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप लोगों का इंजरी से रिकवरी का कैसा प्रोटोकॉल रहता है? यानी आपने क्या, एक तो देखिए जो गेम भागता दौड़ता है उसको अगर बिल्कुल ही इंजरी हो जाए, वो ऑपरेशन हो जाए, तो उसका दिमाग पे वैसे ही असर पड़ जाता है, बिकॉज आप 3-4-5 घंटे की ट्रेनिंग कर रहे हो और फिर आप अचानक एक बेड पे। जी सो आपने उस वाले फेज को कैसे, यानी आपने अपनी लाइफ में टैकल किया जब आपको इंजरी हुई थी, और बिकॉज आप इंडिया खेल रहे थे, सो उसको आपने कैसे टैकल किया? तो बेसिकली नॉर्मल इंजरीज तो होती रहती हाँ, है और कॉन्टेक्ट। रग्बी में तो वैसे भी इंजरी हार्श ही होगी, यानी जी। मुश्किल ही लगे, डिफिकल्ट इंजरीज ही तो हैं। उससे इतना मुझे फर्क नहीं पड़ा। ओके, कंकशन हुआ है, एंकल इंजरी वो सब नॉर्मल है। हाँ, ओके जब सबसे बड़ी इंजरी हुई थी मेरी एसीएल टीयर हुआ था। ओके तो मैं एशियन गेम के बाद एशियन रिप्रेजेंट किया, उसके बाद कंटिन्यू 2 टूर्नामेंट्स थे, एशियन ट्रॉफी और ओलंपिक क्वालिफायर। तो एशियन गेम खत्म होने के बाद 15 दिन का कैंप था। उस 15 दिन के कैंप में सब हो गया, सब खत्म हो गया, सिलेक्शन भी था, सब कुछ था। 2 दिन पहले घर जाना था और वो 2 दिन पहले मेरी नी ट्विस्ट हुआ कहाँ पे? कैंप में ही। कैंप में? जी। ओह, और विदाउट एनी कांटेक्ट, कोई कांटेक्ट अच्छा, नहीं नहीं, था, अपने आप। ना ही टैकल मारा ना कुछ। नी ट्विस्ट हुआ था ट्रेनिंग करते हुए, डिफेंस और अटैक की ट्रेनिंग थी। तो नी ट्विस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा साउंड आया पॉप का और आवाज़ आई, पेन हुआ और मैं गिर गई नीचे। 10 मिनट मेरी आंखें बंद हुई। वो 10 मिनट में मुझे कभी सर्जरी का ऐसे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मुझे सर्जरी होगी या वो कैसे होती है, क्या है कैसे नहीं। पर जो पेन हुआ मुझे पता लग feel गया आ गया कि ये ज़्यादा है। मेरी इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो 10 मिनट रोना, सोचना कि चलो करियर तो ख़त्म हो ही गया। करियर मीन्स जो टूर्नामेंट इम्पोर्टेंट है वो तो खेल पाऊंगी नहीं, अभी चीज़ें मिली थी सारी हाथ से निकल गई। सच में ऐसे नहीं, ऐसा feel होता है, हाँ। बहुत फील हुआ। वो कैप्टन बनी, फिर उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर से मिलने भी गए, अच्छे से अशोका होटल में रह कर आ रहे 3 दिन। फिर वापस आई मैं और इंजरी हो गई मुझको। तो मैं कहा नजर इज रियल। तो वो सब छोड़ो, बट जैसे इंजरी हो गया, वो 10 मिनट सोच लिया, घर आ गए क्योंकि 2 दिन पहले घर ही आना था। फिर डॉक्टर को दिखाया। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि 90% चांस है इंजरी नहीं होगा, कुछ परसेंट है कि 90% इंजरी होगा। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि फिल्म जो मेरी MRI की आई उसमें किसी जगह था कि MRI फुल टीयर नहीं है, किसी जगह था कि वो पार्शियल टीयर है। ओके, तो मैंने 3 मंथ्स प्री रिहैब किया, फुल रिहैब ट्रेनिंग करी कि मे बी 12 वीक से अगर मेरा रिहैब होगा 12 वीक तो रिहैब में होता क्या क्या है? रिहैब में आप सेम चीज़ें करते हो, बस रनिंग, जंपिंग, ये सारी चीज़ें नहीं करते। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है। रिहैब की 4-5 एक्सरसाइज अलग, वो आपको डेली अपने रूटीन में करना है। तो फिजियोथेरेपिस्ट कराता है? फिजियोथेरेपी से एक्सपर्ट जो होते हैं एक्सरसाइज, और वो सब काम रग्बी यूनियन ही जो इंडिया की फेडरेशन वही कराती है? जी। आपको आपके स्टेट में एक जगह ढूंढ कर वो आपको वहाँ भेज देते हैं, तो आपका खर्चा वगैरह सब रग्बी इंडिया ही देती है। तो 3 मंथ्स का मेरा प्री रिहैब हुआ। फिर उस रिहैब में मेरी दोबारा ट्विस्ट हो गया नी। कैसे? रिहैब के अंदर? रिहैब के अंदर वो बैंड के साथ मुझे RDL करनी थी। RDL करते करते वो अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाया बैंड, थेराबैंड, उसने मुझे पुल किया और वो नी दोबारा ट्विस्ट हुआ। सेम नी? सेम जगह? सेम फीलिंग। सेम जगह नहीं था, जगह दिल्ली थी और Okay. रिहैब सेंटर में थी और सेम फीलिंग थी, बट वो सेम पेन था। फिर मुझे लगा कि अब तो रिहैब बिल्कुल ही है, खत्म अब सर्जरी करा लो। 10 दिन बाद सर्जरी चली गई मैक्स में, BLK कपूर। डॉक्टर को ढूंढा, मुझे एक ही डॉक्टर से सर्जरी करानी थी क्योंकि काफ़ी प्लेयर उनसे सर्जरी करा चुके हैं। रिटर्न टू प्ले काफ़ी अच्छा था। मैंने ढूंढा, सर्च किया, फिर वो मुझे वहाँ मिले BLK में, मैक्स में। मैं वहाँ गई, सर्जरी हुई। पर मेरा दिमाग ये था कि मुझे कम बैक करना है, मैं एक अच्छे नोट पे रग्बी ख़त्म करना चाहती हूँ और जिस टूर्नामेंट में खेली हूँ उसी टूर्नामेंट मुझे वापस आना है। 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, 10 महीने, कभी भी हो वही टूर्नामेंट उसी जगह पे। तो प्री रिहैब काफ़ी अच्छा था 3 मंथ्स का। जब मेरी सर्जरी हुई तो काफ़ी मसल्स मेरी नहीं टूटी,
बेसिकली सर्जरी जब होती है बहुत सारी मसल्स आपकी डैमेज होती है। डैमेज होती है, तो डॉक्टर भी पहचान नहीं पा रहे थे कि पेशेंट कौन है। मैं कहा मैं हूँ पेशेंट, कर दो सर्जरी। बहुत खुश थी मैं, और पहली बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो रही हूँ, मुझे देखने लोग आ रहे हैं। वो भी मुझे बहुत अच्छा था कि मैं कभी हॉस्पिटल नहीं, मेरे पापा को बहुत ऐसे नापसंद था कि हमें चोट लगना, पट्टी करना। हम झूठ मूठ की पट्टी भी करते थे तो बहुत पिटते थे। तो ये था कि हॉस्पिटल में जाऊंगी, लोग मुझे मिलने आएंगे। तो बहुत खुश थी पहली सर्जरी में तो। और उसके बाद डॉक्टर से लिया परमिशन, घर आई, रिहैब स्टार्ट कर दिया। मैं डे 1 सर्जरी में ही चलना स्टार्ट हो गया था मेरा। अच्छा। मेंटली बहुत खुश थी मैं, स्ट्रॉन्ग थी कि मुझे आना है, रग्बी में आना है। पहली इंजरी थी ना, इसलिए मैं बहुत खुश थी। तो उसके बाद गई, रिहैब हुआ, सब कुछ करने के बाद विद इन 7 मंथ वापस इंडिया कैंप गई, 7 महीने में। ओके। जी, 7 महीने में आपने फिजियोथेरेपी सब कर के सब कर दिया, जंपिंग से लेके रनिंग से लेके। तो आपको टाइम कितना दिया गया था कि इतने में आप रिकवर कर जाओगे? 1 साल दिया था मुझे। आपने 7 महीने में कर 7 लिया? महीने में। क्या रीजन था? मेरे प्री रिहैब काफी अच्छा था। ओके। और उसके बाद मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। वेरी गुड। मैंने नोट लिखे हुए थे कि मुझे यही दिन अक्टूबर में सर्जरी है, तो अक्टूबर में वापस आके या जो भी वो टूर्नामेंट आएगा उसमें आना है। तो वो 10 मिनट में जब रोई, सोचा, वो मैंने बहुत सारी चीज़ें उतने में सोच ली थी। तो मुझे कोई साइकोलॉजी मैम की ज़रूरत नहीं पड़ी, तीसरे बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं अकेले सब कुछ कर लिया। 10 दिन में मैं अच्छे से खड़े होकर अपने लिए खाना वाना बनाने लग गई, क्योंकि मैं घर पे अपना ब्रेकफास्ट लंच खुद ही बनाते थे। मम्मी वगैरह कोई स्पेशल डाइट ली आपने इंजरी से रिकवर करने के लिए? जैसे मेरे घर में नॉन वेज अलाउड नहीं है। अच्छा, हमारे घर में बनाते नहीं है? नहीं, अंडे भी अलाउड नहीं है। एक अलग से बर्तन में हाँ, अंडे ओके, छिपके से ओके, खाने ओके। पड़ते हैं, ऐसे बाहर चिकन वगैरह ओके। बाहर जाके खाती थी। तो यानी बेसिकली प्रोटीन डाइट आपने हाई जी, रखी? वे प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह सारे सप्लीमेंट जो भी थे, कैल्शियम, विटामिन, ये सब मैंने मंगाए, खुद के पैसे से सारी चीज़ें करी। ओके। और घर वालों से एक भी खर्चा नहीं लिया मैंने सर्जरी का। ट्रैवल से लेकर सारी चीज़ों में मुझे कैंप के पैसे मिले हुए थे। 70-80 हज़ार में मेरा ट्रैवल भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। मेरे क्लब और मेरे स्टेट टीम तो नहीं, पर क्लब और एसोसिएशन इंडिया टीम सपोर्ट कर रही थी। तो वो सारी चीज़ें अच्छी थी, एक भी पैसा मेरा खर्च नहीं हुआ। रिकवर किया, फिर मैंने वही जगह पे इंडिया कैंप किया और मेरा सिलेक्शन दोबारा इंडिया टीम के लिए हो गया। तो उस बीच में मेरा एक्सपोजर में सिलेक्शन नहीं हुआ था, बट फिर उसके बाद मेन टीम में जो जानी थी टीम, सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने काफ़ी टूर्नामेंट खेले, नेशनल खेला, नेशनल। अच्छा, इंजरी के बाद आपने सब कुछ नॉर्मल किया? जी, नॉर्मल हो गई मैं। मेरे को ये बताइए कि आपके हिसाब से दवाई ज़्यादा ज़रूरी है या आदमी का पॉजिटिव एटीट्यूड इंजरी से रिकवर करने के लिए? पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड, जी उसके साथ कुछ भी कर सकता है इंसान। जी। जो डॉक्टर्स टाइमलाइन देते हैं कि इतने 1 साल लगेगा, अगर बंदे का एटीट्यूड, किसी भी एथलीट का, किसी भी इंसान का अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो कम टाइम में रिकवर कर सकता है। जी, और काफ़ी मैंने ऐसे केस देखे। अभी हमारे जैसे जो क्लब के प्लेयर्स हैं, स्टिल ACL इंजरी उनकी रिकमेंड की गई है MRI रिपोर्ट में भी, फिल्म में भी। हाँ जी। वो खेल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है वो मेंटली और फिजिकली काफ़ी फिट है, जो मे बी वो रिपोर्ट वो चीज़ें नहीं करते, तो वो चीज़ों को डिनाई करके वो खेल रहे हैं। और काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं, जैसे RPL में भी मेरे ही नॉन में एक प्लेयर है मोहित खत्री, इंडिया टीम के कैप्टन रह चुके हैं। तो मैंने उनको देखा है खुद लाइव। उनकी दिसंबर में इंजरी हुई थी, ACL था, बकेट फ्लिप था, मेनिस्कस और ACL था। वो नेशनल गेम भी खेले, वो RPL के 15 दिन के मैच भी खेले, 2-2 3-3 फुल इंटेंसिटी बाहर के प्लेयर्स के साथ। कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसे लचक नहीं है, कोई इंजरी का 1% चांस नहीं है। और रिपोर्ट में लिखा है कि फुल ACL टीयर है और आपका मेनिस्कस बकेट फ्लिप है। ये उस MRI रिपोर्ट में है। पर वो खेल रहे हैं, उन्हें फील ही नहीं हो रहा। तो वो मेंटली, उसने अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि मेरे को इंजरी हुई नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, वो रग्बी जैसा टूर्नामेंट खेल रहा है, मैं उससे इतने इंस्पायर हो गई। मैंने कहा यार, जब ये कर सकता तब मैं क्यों नहीं कर सकती। बट फिर मेरे केस में था कि मेरे को इंस्टेबिलिटी ज़्यादा थी। मेरे को जब भी मैं स्टेयर से चढ़ती थी मेरा नी घूम जाता था, तो वो केस है। बट अभी जैसे अभी हमारे इंडिया कैंप था और सीरीज़ के लिए कैंप था, वही सेम एक्सपोजर टूर जा रहे थे 2 दिन पहले, सिलेक्शन कैंप था। मेरा फिर से दूसरा पैर, पहले मेरी राइट इंजरी थी नी में, अब लेफ्ट इंजरी मेरा फिर से ट्विस्ट हुआ, वो एंकल स्टक हो गया
और विदाउट एनी कॉन्टैक्ट वो नी ट्विस्ट हो गया, ऐसे मुड़ गया। वो वीडियोस भी हैं, सब कुछ है। तो फिर से मेरी इंजरी हो गई है नी में। तो अभी आप इंजर्ड हैं, मैं भी इंजर हूँ और मेरे को ACL पार्शियल टीयर मेरी रिपोर्ट में लिखा है। पर अभी आपने रग्बी छोड़ी नहीं है। नहीं छोड़ूंगी मैं छोड़ भी नहीं सकती। आर यू मैरिड? नहीं आपकी शादी हो गई है? नहीं। अच्छा, मैरिड नहीं है। ओके 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 ओके। तो वही चीज़ की मैं एक अच्छे नोट पे रग्बी छोड़ना चाहती हूँ। एज अ विनर, एज अ फाइटर। जी, मैं ये नहीं कि मैंने इंजरी हुआ और गिव अप कर दिया। तो मेरी चाहे अभी दूसरी सर्जरी के लिए टाइम है, शायद ना हो, वो रिहैब से स्टार्ट हो जाए। बट अगर सर्जरी भी हो जाएगी तो मुझे मैं कम बैक करूँगी, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। और एक अच्छे नोट पे मैं रग्बी ख़त्म करना चाहती हूँ, एक अच्छे एग्जाम्पल सेट देकर कि ज़रूरी नहीं है कि आप इंजर्ड हुए तो आप घर बैठो। एब्सोल्युटली। आप रिकवर करो, आप खुद को एटलीस्ट ट्राई करते रहो। गिव अप करने के लिए बहुत चांसेस है, घर बैठे बैठे इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत चीज़ें हैं, हम भी जा सकते हैं। बट एक मेंटली स्टेबिलिटी ये है कि मेरे को वो रिप्रेजेंट करना है इंडिया, मुझे लोगों को भी दिखाना है कि इंजरी, क्योंकि मैंने भी देखे बहुत केसेस कि जब लोगों को इंजरी हुई है वो घर बैठे हैं। हमारे काफ़ी अच्छे एथलीट घर बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ इंजरी, वो रिकवर नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों। तो उन्हें शायद वो मेंटली बैरियर आता होगा, वो चीज़ें आती होंगी जो उन्हें रोक रही है कि फिर से इंजरी तो नहीं हो जाएगी, शरीर ख़राब तो नहीं हो जाएगा। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी शरीर ख़राब हो पर मैं एक अच्छी जगह पे अपना शरीर दे रही हूँ, अपने एक अच्छी जगह पे खुद को दे रही हूँ। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितनी भी इंजरी हो मैं रिकवर कर सकती हूँ। वेरी गुड। बहुत तगड़ा भाई। यस, आई हैव जनरली तो अभी मुझे पता नहीं है कि ये वो सर्जरी है, अभी 1 महीने का रिहैब है। 1 महीने बाद मैं MRI कराऊंगी, अगर लगा कि सर्जरी कराने की जरूरत है तो सर्जरी करा के वापस आऊंगी, क्योंकि मेरा टारगेट अभी एशियन गेम है। कब है एशियन गेम्स? 2016 सितंबर में। 26 सितंबर। जी अभी 1 साल है आपके पास। जी। ओके। तो वही माइंडसेट रहेगा कि वापस आना है। 1 साल में तो आ जाओगे यार, 1 साल तो। डिपेंड ना कि, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक लेग इंजर्ड है। अच्छा, तो वो ज्यादा तो रग्बी कॉन्टैक्ट गेम है, स्टेपिंग गेम है, तो उसमें आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, होगा, पर मैं टाइम नहीं दे सकती खुद को, क्योंकि मुझे भी सोचने में टाइम लगेगा। बट जैसा भी रिजल्ट होगा मुझे अपना 100% देना है, बस खेलना है। हमारी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ। अरे नहीं, शिव जी की कृपा है। हाँ, महाकाल की कृपा है और आपकी मेहनत है। आप पीजिए दूध में हल्दी डालकर। जी, वो तो रात को पीती हूँ डेली। वेरी गुड। सो यू मस्ट टेक केयर बिकॉज आपके मेरा इंजरीज से मेरे को भी होती रहती हैं। तो बट द बेस्ट पॉइंट आपने जो बताया वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। जी अगर आदमी पॉजिटिव एटीट्यूड रखे सो आप मेडिसिन को भी फेल कर सकते हैं। ये लोग हम लोग गिव अप थोड़ा जल्दी कर देते हैं लाइफ में। सो दिस वाज माय टेक अवे फ्रॉम द इंसान का दिमाग या मन पहले हारता है, शरीर बाद में हारता है। यस क्योंकि यस सेकंड इंजरी में मुझे भी, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही थी खुद के लिए या फीलिंग, क्योंकि आप अभी ही रिकवर होकर आए हो, 1 साल 8 महीने ही हुआ है मुझको नॉर्मली अगर देखा जाए तो। हाँ तो मैं नहीं प्रोसेस कर पा रही थी। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों मैं दुखी हूँ, किसके लिए हूँ। मेरा शरीर है, मेरी लाइफ है, मेरे रूल्स हैं, तो मुझे तो थर्ड पर्सन के पास जाना भी नहीं है। मैं जब घर पे आई मेरी मम्मी रो रही थी कि फिर से इंजरी हो गई, आप अपाइज हो गए हो, ऐसे मम्मी तो कहेगी ना कि हाँ, मेरी मम्मी ने तो छूटते ही बोल दिया कि कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ मिल रखी है, जॉब हो है, अपनी कमेंट्री अगर लाइन पे पकड़नी है तो पकड़ लो और रग्बी छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने मम्मी को बोला क्यों, मुझे जब प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग को क्यों प्रॉब्लम है। तो मम्मी लोग को ये कहना कि अरे आप हमारे बच्चे हो, हमें पता है क्या है क्या है। मैंने कहा तो किसके लिए, जब मेरे को जो खुशी मिलेगी मैं तो वही करूँगी ना मम्मी, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। मेरे भाई वगैरह भी कहता कि अब तो बस कर दे। मैंने कहा नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। वेरी गुड। तो वो वाली चीज़ है, तो वो दूसरों को दिखानी पड़ती है, मम्मी को बतानी पड़ती है, सबको बतानी पड़ती है कि नहीं है, ये इंजरी आपको नहीं रोक सकती है या जब तक आप खुद नहीं चाहोगे, और जब तक मैं नहीं चाहूँगी तब तक रग्बी भी मुझे रोक नहीं सकती। वेरी गुड, वेरी वेल डन। अगर हम आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई एम श्योर उसमें मतलब कठिनाइयाँ भी रही होंगी, और जो आपने बोला कि हम लोगों इंडिया में उतने रिसोर्सेज नहीं है या उतना मतलब संसाधन नहीं मिलता जो रग्बी परस्यू करना चाह रहे हैं उन लोगों को, अगर इंडिया को
आपके हिसाब से रग्बी के अंदर एक ग्लोबल, मतलब वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के टक्कर की कंट्री बनाना है अपने को, तो हमको क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ें बेटर होनी चाहिए, क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए? तो मेनली ये है कि जो हम साल में 1 या 2 टूर्नामेंट खेलते हैं इंडिया लेवल पे, वो हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा खेलने देने चाहिए। ताकि हम अलग अलग कंट्री से खेले, खुद को पहचान सके कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारा स्टैंडर्ड क्या है। तो उससे हमें पता चलेगा कि अगर हमारी पासिंग में प्रॉब्लम है तो हम पासिंग को इम्प्रूव करेंगे, स्पीड में प्रॉब्लम है तो हम उस स्पीड के लिए क्या कर सकते हैं। तो एक प्लेयर पे उन्हें जी जान लगा देनी चाहिए, डाइट से लेकर एक जो भी उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स आती है उनसे हटाकर, क्योंकि एज अ प्लेयर हम जब घर पे रहते हैं तो फैमिली में है तो काम भी करना पड़ता है, इधर उधर देखना भी पड़ता है, जॉब वॉब है तो जॉब भी करनी पड़ती है और पैसा भी कमाना पड़ता है। तो अगर ये सारी फैसिलिटीज हमें मिल जाएगी एक ही जगह पे, तो हमारा फोकस सिर्फ गेम रहेगा। वो जॉब भी game- करनी पड़ती है, मतलब ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं वो खेलने के अलावा कोई और जॉब भी कर रहे होते हाँ हैं? जी। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा, वो डाइट का खर्चा घर वाले तो इतना नहीं दे पाते ना। अच्छा, तो वो अपने डाइट के लिए कोई पीटी टीचर बनता है, कोई जिम ट्रेनर बनता है, अगर किसी की जॉब मिल गई है जैसे टीचिंग लाइन पे तो वो टीचर बनता है। ये बाहर के प्लेयर्स में भी ऐसा ही होता है बाहर के यूजुअली, या प्लेयर वो लोग? मुझे जैसे मैंने जितने लोगों से बात करी है तो वो प्रोफेशनल रग्बी प्लेयर है, हम सेमी प्रोफेशनल है। समझा, मतलब वो प्रोफेशनल, मतलब इसके यानी अलावा हमारे वो और कुछ करते ही नहीं। क्रिकेटर्स की तरह नहीं है ना कि 24 घंटे क्रिकेट ही खेल रहे हैं, यानी तुम्हारे पैसे वैसे सब क्रिकेट से चल रहे हैं। मतलब पैसा ही वो प्रॉब्लम बन जाती है कि भाई रोजी ऑब्वियसली रोटी कैसे सस्टेन जी, करना उसको। तो बाहर के प्लेयर है प्रोफेशनल रग्बी प्लेयर, जहाँ से रग्बी से उन्हें पैसा मिल पैसा रहा है, मिल रहा है, जॉब मिल स्पॉन्सरशिप मिल रही है। स्पॉन्सरशिप मिल रही है, सारी चीज़ें मिल रही है। हम है सेमी प्रोफेशनल, सेमी भी नहीं, सेमी से भी सेमी, छोटा से छोटा, अरे भाई साहब। जो सिर्फ 2 महीने के लिए है, जिसमें 2 महीने में पैसे मिलते हैं और उसके बाद हम कहाँ हैं कैसे हैं वो नहीं है। तो वो कल्चर बिल्ड होगा ना हमारा, वो सिनेरियो क्रिएट होंगे, वो एक्सपोजर मिलेंगे। तो मुझे लगता है जैसे अभी हम जापान चाइना के साथ खेल रहे हैं, वो अभी एशिया के टॉप लेवल टीम है, वो वर्ल्ड सीरीज के साथ भी खेल रही है। तो जब वो खेल सकते हैं तो हम भी खेल सकते हैं। तो अभी हम डेवलपमेंट टीम के साथ खेल रहे हैं, तो हम आने वाले टाइम पे मेन टीम के साथ भी खेलेंगे। आरपीएल जैसे प्लेटफॉर्म अगर हमें मिलेंगे जहाँ पर वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स आते हैं, तो वो ऑप्शन तो ये जो आरपीएल था ये क्या हिट था कि फ्लॉप था? हिट क्या था, बहुत हिट, super बहुत hit। लोग आए थे। सारे सेलिब्रिटी, ज़्यादातर सेलिब्रिटीज भी आए। नहीं, सेलिब्रिटीज से तो और- क्या फर्क पड़ता है? नहीं, जो फेम मिलना चाहिए हर स्टेट में हर प्लेयर्स को, वो नहीं, value जो थी। जहाँ पर मैचेस ऑर्गेनाइज हुए वहां पर क्राउड आया था देखने? जी, अच्छा, बहुत क्राउड था। जी। ओके ओके, और ये टेलीकास्ट हुआ है हॉटस्टार पे, अच्छा जियो और हॉटस्टार। जियो पे और स्पोर्ट्स स्टार पे। इस पहले नहीं होता था, तो वो सारी टेलीकास्ट भी होना, स्पॉन्सर्स आना, प्लेयर्स का आना, इवन मेन चीज़ है कि बाहर के प्लेयर्स ने हमें अलाउ तो जो बाहर के प्लेयर्स थे वो टॉप नॉच थे, जी, यानी जो वर्ल्ड के वर्ल्ड तगड़े सीरीज ओलंपिक मेडलिस्ट, 2-3 4 टाइम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वो प्लेयर्स हमारे इंडियन टीम के साथ खेल रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा मतलब इस आरपीएल का अट्रैक्शन था। जी। ओह, वेरी गुड। और फैन फॉलोइंग इतनी, जानते भी नहीं लोग, सर्च कर करके हमारे जैसे जो भी स्टाफ थे वो सर्च कर करके उनके साथ मिलना, बात करना, तो वो बहुत अच्छा था कि एक लेवल, एक स्टैंडर्ड यहाँ आरपीएल में तो सेट जो हुआ है। एक बात बताओ, जो वर्ल्ड में सबसे अच्छी, जैसे हमारी तो रग्बी प्रीमियर लीग इंडिया में, वर्ल्ड की कोई ऐसे प्रीमियर लीग है जो अपार्ट फ्रॉम एक तो ओलंपिक्स और नॉर्मल गेम्स है, जो इनकी भी कोई प्रीमियर लीग है वर्ल्ड में बाहर? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। नहीं, पूरे वर्ल्ड में प्रीमियर लीग सबसे पहले इंडिया में ही ऑर्गेनाइज हुई है। यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उनकी कोई प्रीमियर लीग नहीं है, होती है उधर? ये मुझे नहीं मालूम है, Okay, okay. बट जैसे मैंने ये सुना था कि जो लीग सिस्टम है प्रीमियर लीग का, वो इंडिया में ही पहली जैसे बार। अमेरिका में तो वो एनएफएल है, नेशनल फुटबॉल लीग। वर्ल्ड कप सुना है, ओलंपिक सीरीज वैसे नॉर्मल खेलते हैं, बट ये प्रीमियर लीग वाला मैंने पहली बार सुना अच्छा, है। ये इंडिया में। ओके रग्बी में भी पहली बार सुना है, इंडिया में या बाहर ये भी शायद पहली बार ही हुआ है। ओके। क्योंकि वो खुद कह रहे थे कि हम ऑफ सीजन में अपने सीरीज खेलते हैं, अपने टूर्नामेंट्स खेलते हैं, पर ऐसे लीग्स नहीं खेलते इस तरीके से ओके कि बाहर के प्लेयर्स आकर एक दूसरे के प्लेयर आके खेल रहे हैं। बट ये जो standard- कॉन्सेप्ट है, ये प्रीमियर लीग वाला, ये आईपीएल ने शुरू किया था क्या? हाँ, स्टार्टेड वहाँ विद से- आईपीएल। या यस, गॉट इट। तो ये काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था, अब जाके ही इसका रिजल्ट और ये सब देखने को मिला है। बहुत। तो अभी अगर कोई जो देख रहा है,
जो अभी लेट्स से वो खुद इस उम्र में है जहाँ वो रग्बी खेलना शायद शुरू कर सकता है या कर सकती है, या कोई पेरेंट्स ऐसे जो देख रहे हैं जो अपने बच्चों को इसमें डाल सकते हैं, उनसे आप कुछ डायरेक्टली कैमरा को देख के कुछ बोलना चाहते हैं कि इस स्पोर्ट के बारे में, या ये स्पोर्ट कितना मतलब आपको कितना पसंद है और क्यों ये चीज़ शौकिया, प्रोफेशनल खेले ना खेलें, शौकिया क्या उनको खेलना चाहिए? तो बेसिकली ये है कि इस गेम में आई नो ये गेम इतना फेमस नहीं है और इतने लोगों को पता नहीं है कि सबको ये लगता है कि रग्बी काफ़ी इंजरी स्पोर्ट है। तो इंजरी हर गेम में होती है। तो मैं ये कहूँगी कि रग्बी में जीना सिखाया है, रग्बी खेलना सिखाया है, और जो भी फैसिलिटीज़ मुझे मिली है वो रग्बी से ही मिली है। और जैसे अभी मैं इनकम टैक्स में जॉब भी कर रही हूँ तो वो रग्बी में ही मिली है, और काफ़ी गवर्नमेंट सपोर्ट रग्बी में हो रहा है, स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल। तो आप आइए, सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं, एक फिजिकल एक्टिविटी भी, एक इन्जॉयमेंट भी आपको रग्बी में देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे मैचेस रहते हैं जहाँ पर सिर्फ टैकल नहीं, टच भी होते हैं, फन भी होते हैं। तो हर एक एज कैटेगरी के प्लेयर्स हमारे इस रग्बी में खेल सकते हैं। तो प्लीज़ आप घर से बाहर निकलिए, रग्बी को चुनिए, रग्बी जैसे स्पोर्ट को, ताकि आप मेंटली और फिजिकली फिट रह सके। अब यहाँ गुड़गांव में लेट से मैंने आपकी बात सुनी, मुझे बड़ा मन कर रहा है यार एक बार मैं भी रग्बी हल्का सा खेल के देखना चाहता हूँ, पर टूट टाट के घर ना हूँ मैं थैले में। मैं चाहता हूँ कि भाई खेल के एक बार एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो मैं ये कहाँ कर सकता हूँ? यहाँ दिल्ली गुड़गांव में कहीं ये चीज़ कर सकते हैं? तो हमारा क्लब है दिल्ली हरिकेन्स। ठीक है, ये इंडिया का टॉप लेवल क्लब है, जिसमें हमारी टीम ऑलमोस्ट फर्स्ट रैंक पे आती है, और कम से कम 10 से 15 लोग इस क्लब से इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप वसंत कुंज B7 में आ सकते हैं खेलने, सैटरडे संडे फ्री टाइम, क्योंकि मोस्टली सबके वीकडेज में ऑफिस रहते हैं, जॉब वॉब रहता है। तो आप फ्री टाइम में सैटरडे संडे मॉर्निंग 6:30 खेलने आ सकते हैं। समझ। और सिर्फ रग्बी आपको मार धाड़ नहीं, आपको फन भी मिलेगा, और नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, टच गेम रहते हैं। तो हर 2 महीने में एक टूर्नामेंट रहता है, फन भी, टैकल भी, तो आप वो खेलने भी आ सकते हैं। सब अरे वेरी गुड। चलेंगे इधर? जी बिल्कुल, मैं मैं भी देखता हूँ, इनवाइट करूंगी प्लीज। मैं भी चलें पूरी टीम एक बार या वी offside कैन outing प्ले, यही करवा हम लेंगे। देखते हैं। जी, तो एक ऐसा टूर्नामेंट रखेंगे ना फन, जिसमें सारे एक एज कैटेगरी के प्लेयर, जिसमें टच रग्बी खेलेंगे। तो टच में चोट का कोई खतरा कुछ नहीं नहीं है। आप मुझे फिटनेस में तो काफी अच्छे दिख रहे हो, काफी अच्छे फिटनेस ट्रेनर। नहीं, मेरी फिटनेस थोड़ी सर की तो अलग टाइप fitness की सही है, है। मेरी अलग मैंने टाइप आपके है। इंस्टाग्राम मैंने आपके इंस्टाग्राम पेज को भी देखा था, आप काफी अच्छे तरीके से भागते भी हो, खेलते भी हो। या बट मेरा को हाँ मैं कोशिश करूंगा, पर मेरे को रग्बी से डर लगता है कि कब कांटेक्ट स्पोर्ट में चोट लगे, इसलिए मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ। बट हम यानी आई एम देयर विद यू, ऐसा कोई वो नहीं है। थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं व्हाट आई विल ब्रिंग आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन फॉर व्यूअर्स, देखिए एक नॉर्मल इंसान, लेडी जो अपना ड्रीम देख रही है, एक लड़की अपना ड्रीम पूरा कर रही है, सेटबैक्स कितने देखे, फेलियर्स कितने देखे, लेकिन फिर भी अपने गोल के लिए शी इज़ वर्किंग हार्ड। दिस इज़ व्हाट मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ इस कॉन्वर्सेशन में लगी, कि इंजरी हुई, हार्डशिप्स देखी, लेकिन फिर भी अपना जो गोल है उसको कभी इन्होंने छोड़ा नहीं। सो द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यू गाइज इज कि कभी अपने अपने ड्रीम्स को छोड़ो मत, चाहे तुम्हें कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, मुश्किलें आएंगी, प्लीज स्टिक टू योर गोल्स एंड लुक, शी इज रिप्रेजेंटेड इंडिया, यानी कि भारत को रिप्रेजेंट करना, वो ट्रैक सूट पहनना मेरा भी ड्रीम था, मैं कभी कर नहीं पाया, बट इट इज़ सच अ ग्रेट ऑनर। किसी भी स्पोर्ट में हो, चाहे वो रग्बी है, क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी स्पोर्ट में आप करते हैं, प्लीज़ फॉलो योर ड्रीम्स। एंड शीतल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे पर्सनली मिलकर, और मैं हमारे चैनल की तरफ से, विहान की तरफ से, टीम की तरफ से, पूरे व्यूअर्स की तरफ से जो इस पॉडकास्ट को और कॉन्वर्सेशन को देखेंगे, आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। एंड मैं चाहता हूँ कि आप इतनी प्रोग्रेस करें कि खुशियाँ आपको समेटना मुश्किल हो जाए। हाँ, और इसी तरह लगे रहिए अपने ड्रीम्स के ऊपर, आप हमेशा सक्सेसफुल होंगी, मुझे पूरा यकीन है। और आप हमारा ही नहीं, इस देश का, इस पूरी कंट्री का बहुत नाम रोशन करेंगी। एंड ऑल द बेस्ट,
हैव अ ग्रेट लाइफ, एंजॉय योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। थैंक यू सर। तो गाइज ये था आज का एपिसोड एपेक्स कॉन्वर्सेशंस का। लिंक इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में शीतल मैम का सारा जो इंस्टाग्राम आईडी और ये सब भी हम डाल देंगे, उनको जाइए फॉलो कीजिए, उनको ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए और जाके अपने मैदान में अपने दोस्तों के साथ थोड़ा रग्बी जैसा कुछ खेलिए। आप रग्बी तो शायद अपने मैदान में नहीं खेल पाएंगे, पर इस स्पोर्ट को फॉलो कीजिए, इसके बारे में पढ़िए, लोगों से बात करिए और अगला जो भी रग्बी प्रीमियर लीग जब भी हो रहा है उसको जरूर देखिएगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बी एपेक्स। थैंक्स, जय हिंद, हैव अ नाइस डे।